हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, और साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूं सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर, जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, और उसका नाम क्या है? दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की, और केवल बात ही नहीं करने वाले इसके ऊपर, मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कहते हैं सर कि जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें हमें केस स्टडी नहीं सॉल्व हो पा रही है। कोई नहीं, आज हम केस स्टडी डिस्कस कर लेंगे। कुछ कहते हैं सर एमसीक्यू में बड़ा कंफ्यूजन लगता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालें, वन वन ऑन टू कैसे चेक करें, राइट। रिलेशंस में नंबर ऑफ रिलेशंस आपके नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने होते हैं, फंक्शंस में अगर हम बात कर लें तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं, उन सारी बातों पे आपको कंफ्यूजन होता है, वो भी मैं आज आपकी दूर कर देने वाला हूं दिक्कतें। उसके बाद आप कहते सर 1 मार्क क्वेश्चन में कितना लिखें, और अगर वैसे ही सवाल हमारा 3 मार्क्स में आ जाता है, वेरी शॉर्ट है, फिर वो शॉर्ट और लॉन्ग में कैसे कैसे हम अप्रोच लगाएं, मैं वो भी सब बताने वाला हूं। मतलब इस वन शॉट के अंदर, ये आपकी जो एक वन शॉट होने वाली, इसके अंदर आप शुरुआत से लेकर के, बेसिक से लेकर के आप एडवांस तक सब कुछ सीख जाएंगे। पूरा चैप्टर आप सीख करके जा रहे होंगे। अगर आपको रिवीजन करना है, बेस्ट वन शॉट होने वाली है आपकी। अगर आपने कोई भी तैयारी नहीं की, केवल स्कूल में क्लासेस की हैं रिलेशन फंक्शन की, और आपको डीप डाइव करना है चैप्टर के अंदर, आ जाइए क्लास में, आपको सारी चीजें वन बाय वन समझ आ जाने वाली हैं। और मैं ऐसा कहने रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। आज पहले डिस्क्लेमर में पहले दे देता हूं आपको कि आज की क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे? एमसीक्यू। एमसीक्यू जो 1 मार्क क्वेश्चंस आपके आते हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं, पहले एमसीक्यू, और सारे इंपॉर्टेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट और इंपॉर्टेंट। फिर मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगा, जब हम आप एमसीक्यू में बिल्कुल सारी चीजें समझ जाएंगे और कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, देन आता है आपका वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस को हम समझेंगे कैसे उसमें लिखना है आपको, मैं वो आपको बता रहा हूँ, राइट। देन उसके बाद हम किसको डिस्कस करेंगे? दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप। ओके, हमारा इसके बाद आएगा शॉर्ट आंसर टाइप, एंड शॉर्ट के बाद हम क्या करेंगे? लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। शॉर्ट एंड देन फिर लॉन्ग। अब क्या रह गया आपका? असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी। उसे भी किसी और क्लास में नहीं, इसी में डिस्कस करना है आप सभी को, राइट। फिर हम लास्ट में क्या डिस्कस कर रहे होंगे? असर्शन, रीजन टाइप क्वेश्चंस और केस स्टडी डिस्कस करेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपके होते हैं नॉर्मल, आपके जो आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाते हैं आपके, राइट, बुक्स में मिलते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सारे अलग अलग टाइप के होने वाले हैं। क्लास शुरू की जाए, आइए शुरू करते हैं। बैठे रहिएगा क्लास के अंदर, कहीं नहीं जाना है, सारी चीजें आपको एक ही लेक्चर के अंदर मिल जाने वाली हैं। अब सबसे पहला सवाल आपका आता है दिमाग में, रिलेशन और फंक्शन में वो क्या क्या मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम के समय हमें पढ़ लेना चाहिए, और उससे हमारा एग्जाम पूरा का पूरा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, हमारा क्लास 12th का जो एग्जाम है बढ़िया से हो जाए। तो पहली बात, रिलेशन के अंदर आपको केवल एक चीज पढ़नी है, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आपको रिलेशन में 3 चीजें जाननी पड़ती हैं। कौन कौन सी? आप सभी खैर इसके बारे में जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर आप बात करते हैं रिलेशन की, राइट, अगर आप मुझसे बात करते हो रिलेशन की, सो रिलेशन में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ने के लिए या समझने के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली चीज जो आपकी है, या पहला रिलेशन जो आपका है, जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, दैट इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको पता होगा कि जब आपका कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, राइट, ज्यादा देर में आपका समय नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं, राइट, फिर हम चीजों को समझेंगे। फिर आपका क्या आ जाता है? दैट इज सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एंड देन आफ्टर क्या आता है इसके बाद? आपका ट्रांजिटिव। सो अगर कोई रिलेशन आपका दैट इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, देन हम ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं कि वो कैसा रिलेशन है? दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। वो आपका इक्विवेलेंस है। रिफ्लेक्सिव चेक करना है आपको, सिमेट्रिक चेक करना है आपको, ट्रांजिटिव चेक करना है, और वो रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा? इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं? आप जब किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप किसको देख रहे होते हैं? अपने ही रिफ्लेक्शन को, मतलब खुद को। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या करते हैं? एक एलिमेंट का उसी के साथ में रिलेशन चेक करते हैं। एक सी एलिमेंट का, या सेट आपको दे रखे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर आपको दे रखे होंगे, तो आपको पता होगा ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स का अगर खुद के साथ भी रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन को आप क्या बोलते हो? दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे अगर मैं इसमें आपसे शॉर्ट फॉर्म में बात करूं, तो एक एलिमेंट आपका ए है, अगर ये वाला एलिमेंट आपका रिलेशन से बिलोंग करता है, तो रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सिंपल सी बात। ये आपका सिंबल किसका होता है? बिलोंग्स टू का। दैट इज द सिंबल ऑफ रिलेशन, कैपिटल आर। ओके, रियल नंबर भी होता है, बट यहां पर आप रिलेशन को, और ये ए क्या है? आपके एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसके अंदर एलिमेंट ए और ए आ रहे हैं, राइट। फिर आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर आप इस साइड से देखिए, वही रिलेशन है जो उस साइड से आ रहा हो, राइट। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि ए और बी का जो रिलेशन है, ए का बी से जो रिलेशन है, वही रिलेशन अगर बी और ए का भी है, तो आप ऐसे रिलेशन को क्या बोल देते हैं? दैट इज सिमेट्रिक।
ए का बी से जो संबंध है, जो रिलेशन है, वही बी का ए से है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब पोजीशन चेंज करने पर आपके रिलेशन पे कोई फर्क ना आए। और ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव बड़ी मजेदार चीज है, मैं इसको बताने के लिए सारी चीजें आपको समझा रहा हूं बेसिकली, राइट। ट्रांजिटिव में शायद आपको एक पॉइंट पता होगा जो आप हर जगह पढ़ लेते हैं, दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं, समझिएगा। ट्रांजिटिव में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं ट्रांजिटिव के बारे में, तो आप कहते हैं सर ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन से, एंड बी कॉमा ई बिलोंग करता है रिलेशन से, सॉरी दैट इज बी कॉमा सी, ओके, दैट इज बी कॉमा सी। बी कॉमा सी क्या कर रहा है आपका? बिलोंग करता है रिलेशन से। अगर बाय डिफॉल्ट क्या हो कि आपका ए कॉमा सी भी क्या करने लगे? बिलोंग करने लग जाए, ये वाला पार्ट आपका क्या करने लगे? बिलोंग करने लग जाए। समझिएगा ध्यान से, राइट, कंफ्यूजिंग होता है। अगर ये और ये आपके वेरीफाई हो रहे हैं, ए कॉमा बी आपका रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी आपका रिलेशन में ऑर्डर पेयर दे रखा है, और बाय डिफॉल्ट हमने कुछ नहीं किया, बाय डिफॉल्ट आपका ए और सी का भी वही रिलेशन आ जाए जो इन दोनों के बीच में है, देन आपका रिलेशन क्या बन जाता है? दैट देन इट बिकम ट्रांजिटिव। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट केस है जहां पर आप गलतियां कर जाते हैं। ये तो है ही है इसके अंदर फर्स्ट पार्ट इसका, एक सेकंड केस भी इसका दे रखा होता है, ये देखिएगा, मैं इसे नोट पॉइंट करके आपको हाईलाइट कर देता हूं, ओके। अब ये क्या है समझिएगा, जैसे देखिएगा आपको क्या दे रखा हो, लेट से आपको ए कॉमा बी दे रखा है और वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, एंड दैट इज ट्रू, ये आपका क्या है? ट्रू है, डन। बट और कुछ नहीं दे रखा, और कुछ भी नहीं दे रखा है आपको, बी कॉमा सी नहीं दे रखा है या फिर वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, एंड ए कॉमा सी भी आपका रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा हो, इस केस में भी आपका जो रिलेशन होता है वो क्या बन जाता है? ट्रांजिटिव। इस केस में भी आप रिलेशन को क्या बोल देते हैं? ट्रांजिटिव। ये थोड़ी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, आपका रिलेशन क्या बना रहेगा? ट्रांजिटिव बना रहेगा। और ये पॉइंट बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आपका ए कॉमा बी पॉइंट है और बी और सी नहीं है, बी और सी का नहीं है, ए और सी का नहीं है, तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है आज की क्लास में। अभी आपको आइडिया लग गया है रिलेशन के बारे में, ओके। रिलेशन के बारे में जो फॉर्मूले हैं रिलेशन के, मैं वो आपको क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा ताकि क्वेश्चंस में आपको चीजें समझ में आए। अब ये थोड़ी फंक्शन की में बात कर लेते हैं। फंक्शन में दो चीजें हैं आपकी, बस 5 मिनट में और लूंगा आपका, फिर हम क्वेश्चंस पे मूव कर जाएंगे। देखिए फंक्शन में आपकी दो चीजें आ जाती हैं, कौन कौन सी? फंक्शन में आपका एक है 1 1 और दूसरा है ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो हम उसका इन्वर्टिबल फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, राइट। अभी कैसे करते हैं और इनके कुछ नेम भी हैं वो भी समझ लेते हैं। क्लास 11th में हमने मैपिंग्स पढ़ी थी फंक्शन के अंदर, अगर आपने देखा हो अच्छे से तो आपने मैपिंग्स पढ़ रखी हैं। सर ये मैपिंग क्या है? वो ओवल शेप डायग्राम याद आ रहे हैं? बुक में थे, आप एरो डायग्राम बनाते थे ऐसे करके, आपको क्वेश्चन भी मिलता था रिलेशन के अंदर कि एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करिए रिलेशन का। हाँ वही है आपका। आइए बात करते हैं उसके ऊपर, समझते रहिएगा, कहीं जाना नहीं है, देखते रहिएगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं एरो डायग्राम के ऊपर, मैपिंग के ऊपर, तो मैपिंग के बेस पे हमने कुछ नाम सुने थे, 11th में भी नाम सुने थे, 12th में भी है। कौन कौन से? 1 1, ऑन टू, इनटू, मैनी वन, ऐसे करके आपने नाम सुने हुए ना। लेकिन अगर मैं क्लास 12th की बात करूं और बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो दो ही नाम इंपॉर्टेंट है इसमें, फर्स्ट 1 1, सेकंड इज ऑन टू। पहला 1 1, दूसरा ऑन टू। आप देखिएगा तो मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताने वाला, मेन चीजें जो इंपॉर्टेंट है जिससे आपके एग्जाम में फायदा मिले, वरना वन शॉट का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब 1 1 फंक्शन क्या होता है आपका? 1 1 नेम से आ रहा है शायद, 1 1 एक का एक से, मतलब कोई अगर एक एलिमेंट आपका इनपुट बनता है तो दूसरा वाला भी एक ही इनपुट आना चाहिए। शायद ये बताने में आपको कंफ्यूजिंग लगे, मैं करके दिखाता हूं आपको। ये आपके दो मैप मैंने बनाए, ओके। ये आपका सेट ए है एंड दैट इज योर सेट बी। यहां पर आपके एलिमेंट्स लेट से ए बी सी और डी, और मैंने माना इसमें जो एलिमेंट है आपके दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके दे रखे हैं। एंड हमने क्या किया, इनको मैप करना शुरू किया। मैप करने का मतलब क्या है? अगर आपने फंक्शन में, अच्छा फंक्शन आपका जो चल रहा है वो ए से बी में जा रहा है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर आपको दे रखा है मैपिंग तो कुछ नहीं, इसको जरूर देखा करिए। एफ सच दैट, मतलब एफ सच दैट ए टू बी। अब इस ए टू बी का मतलब क्या होता है समझिएगा। कभी भी अगर आपको ऐसे लिखा मिल जाता है एफ सच दैट ए सेट से बी सेट में, सो ये जो बी वाला पार्ट आपको दे रखा है और ये वाला, इनकी कुछ मीनिंग्स हैं, राइट। और ऑन टू चेक करने में यही लगता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो बी वाला होता है बी, दैट इज योर कोडोमेन। ये क्या है आपकी? कोडोमेन। बड़े नए नए नाम आपको नजर आ रहे होंगे। एंड दैट इज योर डोमेन, सुना होगा, बहुत बच्चों ने सुन रखा होगा। डोमेन का मतलब होता है इनपुट,
मतलब आप किसी फंक्शन के अंदर क्या रख सकते हैं, फंक्शन जैसे घर में आपके फ्रिज है, स्टेबलाइजर भी होगा। फिर अब स्टेबलाइजर में आप देखते होंगे आप में उसमें आइकन दिखता है इनपुट और आउटपुट का, कुछ वैसे ही फंक्शन भी काम करता है। फंक्शन का मतलब ही क्या है, एक मशीन कह सकते हैं। कुछ हमने इनपुट किया, उसने कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म किया और क्या कर दिया, एक आउटपुट हमें प्रोवाइड किया। बिल्कुल जूसर की तरीके से, जैसे हमने ऊपर से कोई भी फल डाला और हमें थोड़ा सा ऑपरेशंस करने के बाद क्या मिल गया, उसका जूस। बिल्कुल वैसे ही फंक्शन वर्क करता है, राइट। अब देखिएगा, डोमेन इनपुट होती है आपकी, इनपुट क्या आप रख सकते हैं, ओके, और रखने पर जो मिलता है उसे कोडोमेन कहते हैं। नो, कंफ्यूजिंग था थोड़ा, इसलिए मैंने कहा डिस्कस कर लेता हूं। ऐसा नहीं है, आपने इनपुट रखा और इनपुट रखने पर आपको जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द रेंज, दैट इज कॉल्ड एज रेंज, ओके। और रेंज क्या होती है, रेंज एक्चुअली में सबसेट होती है कोडोमेन, एंड रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ओके। ये बराबर हो सकती है कोडोमेन के, पर कोडोमेन से बड़ी नहीं। मतलब क्या रेंज कोडोमेन में से निकल रही होगी, एग्जैक्टली रेंज क्या है, कोडोमेन में से ही आ रही होती है। कोडोमेन के ही कुछ एलिमेंट्स ही आपके क्या बन जाते हैं, रेंज के एलिमेंट्स बन जाते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ओके। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब आइए 1-1 को समझाता हूं, ये तो कुछ बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी। 1-1 में क्या होता है, जैसे एक एलिमेंट ए किससे मैंने करा दिया मैप 1 से, बी का मैंने मैप करा दिया 4 से, सी का 2 से है और डी का 3 से है। आप देखेंगे इस मैप के अंदर हर एक ए बी सी डी आपका एक इनपुट रखने पर एक आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट रखने पर एक आउटपुट है, एक इनपुट रखने पर एक आउटपुट। यही तो 1-1 है। 1-1 मींस एक इनपुट रखने पर एक आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एज 1-1 फंक्शन। समझ आया आपको। मैनी वन क्या हो गया फिर, अब आपको मैं इसके नेम से सिखा दूंगा सारे के सारे। मैनी वन का मतलब हो गया आपने बहुत सारे रखे, मिला क्या एक। सर कुछ दिमाग में आ रहा है, हमारे एग्जांपल बताइए आप जरा। जैसे आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक में आप जानते हैं रूट्स कितने होते हैं, अल्फा और बीटा, 2 रूट्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अल्फा और बीटा अगर मैं दोनों उसके अंदर इनपुट कर दूं तो क्या मिलेगा, सर 0। तो आपने देखिए 2 अलग अलग इनपुट रखे ना, अल्फा और बीटा, आउटपुट क्या आ रहा है, 0। मतलब एक्स स्क्वायर फंक्शन आपका 1-1 नहीं होता, वो आपका क्या हो जाता है, मैनी वन हो जाता है। रखा आपने बहुत सारे, मिला आपको एक ही आउटपुट। इस तरीके से मैनी वन डिफाइन होता है, राइट। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1-1। आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। पर कुछ सवाल हमारे बोर्ड्स में आते हैं जिनमें हमें वर्किंग भी दिखानी होती है लॉन्ग में, तो उनको कैसे करना है समझिएगा। क्वेश्चन को करने के देखिए 2 अप्रोच हो सकती है आपकी। या तो आप स्टेटमेंट लिख दें, अगर आपको फंक्शन के थोड़े से ग्राफ्स पता है, चीजें अच्छे से पता है, आपने 11 में बड़ी मेहनत करके रखी हुई है, तो बड़े आराम से आप फिर कर सकते हैं। आप अपने ग्राफ्स को बताइए और उनके बारे में बता दीजिए कि ये फंक्शन का ये नेचर है। अदरवाइज कुछ मेथड्स भी हैं, आइए मेथड्स बताता हूं। मेथड क्या कहता है, अगर आप सवाल को सॉल्व करने गए तो मेथड क्या होना चाहिए, जो मेथोलॉजी से हमें मार्क्स मिल जाए हमारे एग्जाम में। अभी तो हमारा पूरा फोकस सर मार्क्स गेन करने में है, हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी है, फिर भी हमें स्कोर करना है। अब हमारे अंदर आग आ चुकी है, राइट, अब हमें करना ही करना है। आइए देखिए मेथड्स क्या है। मेथड्स में क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले आपको फंक्शन गिवन होता है, नो डाउट आपको फंक्शन दे रखा होता है, एफ एक्स गिवन है। आपने क्या किया, पुट कर दिया एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। अब कई सारी बुक्स में आपको नोट्स में आपको देखने को मिलता है कि f ऑफ x1 है, x2 मैंने x1 x2 लिया है, कहीं कहीं पर ये x और y की तरफ ले लिया जाता है। तो वो नोटेशंस है, उससे घबराने की कोई नीड नहीं है, ये आपके ऊपर है आप क्या अप्रोच लगाते हैं। देन हम क्या करेंगे इसे, देन आप इसे सॉल्व करेंगे नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं, इक्वल करने के बाद सॉल्व करेंगे। एंड इफ यू गेट x1 इज इक्वल्स टू x2 और आपको इतना सॉल्व करने पर क्या मिल जाए, x1 बराबर x2 मिल जाता है, देन हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 1-1। ओके, सो इफ यू गेट x1 बराबर x2 देन f इज 1-1 फंक्शन। ओके, देन आपका ये एक 1-1 फंक्शन बन जाएगा। ओके, 1-1 फंक्शन खत्म। इतना सा काम था, छोटा सा है, और लेकिन इसके क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूज आप होते हैं। अभी सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे। चलिए क्या नेक्स्ट वाला हम समझ लें। अब हमें 1-1 आ गया, हमें रिलेशन समझ आ गया, क्या हम अपना लास्ट टॉपिक समझ लें, दैट इज ऑन टू। अब ऑन टू देखिएगा कैसे समझते हैं। ओके, बस 1 से 2 मिनट का गेम और है आपके साथ, ऑन टू। फिर हम क्वेश्चंस पे काम करेंगे, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी से हो पाती है। ऑन टू कैसे चेक करोगे आप, देखिए ऑन टू की तो बेसिक डेफिनेशन जो दे रखी होती है, दैट इज रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज आपकी किसके बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। यस और नो, एग्जैक्टली। अब रेंज और कोडोमेन में थोड़ी सी बातें समझाता हूं मैं आपको। फिर से एक मैं लेता हूं सामने आपके एरो डायग्राम
और उससे मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ये आपके दो एरो डायग्राम है, देखिए मैंने कुछ बड़ा बना दिया इस बार, राइट, क्योंकि चीजें बताने के लिए हैं। अब ए सेट आपका है ये, एंड दैट इज योर बी सेट, एंड योर फंक्शन मूव्स फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन हमारा कहां से कहां तक, ए से बी तक मूव कर रहा है। अब देखिए एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं जैसे ए बी सी डी, और यहां पर हमने लिया हुआ 1 2 3 4, देखिएगा 1 2 3 और 4 ऐसे करके ले रखे हैं। अच्छा मैं एक काम करता हूं, आप सभी अभी कंफ्यूज होंगे तो मैं एक एलिमेंट को कम भी कर सकता हूं, राइट। फिर आप कहोगे 1 1 ऑन 2 है, तो मैं वैसा नहीं बना रहा, केवल ऑन 2 सिखाता हूं मैं आपको। अब देखिएगा ए का रिलेशन मैंने किससे दिखाया, ए का रिलेशन हमने दिखा दिया है, ए का रिलेशन हमने जैसे ए से दिखाना चाहा, ओके। देखिएगा अब ए का रिलेशन आइए हमने 1 से दिखा दिया आपका, बी का रिलेशन किससे है, 2 से है, और सी और डी रखने पे कितना आ रहा है, मैंने कहा 3 आ रहा है। ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा आ सकते हैं, एक से ज्यादा इनपुट रखने पर आउटपुट सेम हो सकते हैं, कोई इशू नहीं, फंक्शन रहेगा, कोई इशू उससे नहीं आएगा। तो आपने सी रखा, आपको 3 मिला, आपने डी रखा और आपको 3 मिल गया, वो सारी तो बात की बात है। क्या ये 1 1 है, नहीं सर 1 1 तो नहीं रहा, क्योंकि एक इनपुट रखने पर एक यूनिक आउटपुट नहीं आ रहा है, रिपीटेशन आ चुका है, तो ये 1 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू है, यस सर ऑन टू है। क्यों, ये जो सेट बी होता है इसे ही आपने बताया था अभी कि इसे हम कहते हैं कोडोमेन, और डोमेन के वो एलिमेंट, ये क्या होता है सेट ए, दैट इज डोमेन, ये आपकी डोमेन मतलब इनपुट क्या रख सकते हो, और डोमेन के वो एलिमेंट जो आपके सेट बी वाले एलिमेंट से जुड़ जाते हैं या कोडोमेन के एलिमेंट से एसोसिएट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज रेंज। सो हियर द रेंज इज 1 2 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेंज कितनी है इस केस में, सो रेंज आपकी आ रही है 1 2 3, एंड व्हाट इज द एलिमेंट, व्हाट इज द सेट ऑफ कोडोमेन, so that is also 1 2 and 3. So we can see that here range equals to codomain, that mean here f is on to function, f आपका क्या है, on to function है। समझ आ रही है आपको मेरी बातें, कहीं कोई दिक्कत लगे बताइएगा, कमेंट करिएगा, कोई इशू नहीं है, ओके। आएगा नहीं, वैसे अभी पूरी क्लास आप देख लेंगे, कोई डाउट नहीं आएगा, एश्योर करता हूं मैं आपको, पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। क्या आपको 1 1 ऑन 2 समझ आया, राइट। अब देखिए अगर कोई फंक्शन आपका क्या हो जाता है, दोनों ही हो जाता है। थर्ड हमारा पार्ट क्या है, 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2, ओके। अब 1 1 ऑन 2 क्या होता है, देखिए इसका जो दूसरा नाम है दैट इज बाइजेक्टिव। आपसे पूछा जाता है बाइजेक्टिव करके, मैं आपको सभी के नाम बता देता हूं। बाइजेक्टिव भी बोलते हैं और हम इसे इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं। जब कोई मैपिंग आपकी 1 1 ऑन 2 हो जाती है देन हम उसे इन्वर्टिबल भी कह रहे होते हैं। सारे नाम जान लीजिए आप, कोई कंफ्यूजन ना रहे, पेपर में कैसे भी आए सवाल हम बना लेंगे। अब 1 1 ऑन 2 कैसे होता है, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, दोनों है, तो 1 1 ऑन 2 हो जाता है। सिंपल सा केस है, 1 1 और ऑन 2 दोनों होने चाहिए, आपका फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाता है। अब आपका फंक्शन जैसे 1 1 भी है, अच्छा 1 1 को हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, इंजेक्शन या इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव, ओके। और ऑन टू का दूसरा नेम क्या है आपका, मैपिंग का बेस नेम दैट इज सर्जेक्टिव, इसे हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। तो अगर कोई फंक्शन ये दोनों है देन आपका फंक्शन क्या बन जाता है, बायजेक्टिव बन जाता है, राइट। बाइजेक्शन रखता है, बाइजेक्टिव बनता है, और बाइजेक्टिव का मीन क्या है, 1 1 ऑन 2 दोनों ही हो जाएगा, वो 1 1 ऑन 2 दोनों ही हो जाता है, ओके। अब इस तरीके से हमें इतने ही कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप ऑन टू कैसे चेक करते हो, तो आपको रेंज निकालनी आनी चाहिए, और रेंज हम क्लास 11 में पढ़ के रखे होते हैं। हम फंक्शन को लेट करते हैं y के इक्वल्स और उसे सॉल्व करके x में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड देन फिर हमें क्या मिल जाती है, रेंज। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको रेंज निकालना उसी में सिखा देंगे। आपने नहीं पढ़ा 11 में, कोई इशू नहीं है, क्लास में आप रहिए, सारी चीजें समझ जाएंगे। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो अब हम मूव कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और उन्हें प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। शुरुआत के जो हमने 10-15 मिनट आपके लिए हुए हैं केवल और केवल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए लिए हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और सारे क्वेश्चंस को भी हम मजेदार तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई लेंदी मेथड नहीं, सारी अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी। आइए शुरू करते हैं हम अपने एमसीक्यूज को। अब एमसीक्यू क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, इनको करने के अप्रोच समझिएगा, कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। या तो आप सवाल से नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लीजिए, या फिर कभी कभी क्या होता है हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं। ऑप्शंस को देख करके हम क्वेश्चंस को डिसाइड करते हैं कि भाई ये ऑप्शन बहुत सुटेबल लग रहा है इसके लिए, दैट मीन ये हमारा आंसर हो जाएगा। शुरू करते हैं, आइए देखिए। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट एल ऑफ लाइन्स। हमारे पास रिलेशन है आर और वो क्या है, सेट एल है आपका, लाइंस डिफाइंड बाय L1 L2।
लाइन का रिलेशन किससे है, दो लाइनें हमारे पास L1 और वो रिलेटेड किससे है, L2 से। सो वी हैव टू लाइंस, राइट। L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है आपकी, दैट इज L1 एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 लाइन L2 पे क्या है, परपेंडिकुलर कर गई। अब ये आपको सेंटेंस दे रखे होता है ना, स्टेटमेंट्स, ये एक्चुअल में क्या बताते हैं, ये आपको बता रहे होते हैं रिलेशनल स्टेटमेंट। रिलेशनल स्टेटमेंट का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने आपके रिलेशन को डिफाइन कर दिया। जैसे आप किसी से कहते हैं ये पर्सन कौन है, ही इज माई फादर, तो ये जो फादर वर्ड है ये क्या बता रहा है, आपके और उस पर्सन के बीच में रिलेशन, कि वो आपके पिता हैं, राइट। वैसे ही रिलेशन में रिलेशनल स्टेटमेंट आता है, और आपने अगर उस रिलेशनल स्टेटमेंट को समझ लिया, क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। क्या है यहां पर स्टेटमेंट, परपेंडिकुलर, मतलब दो लाइंस आपकी क्या दे रखी हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दे रखी हैं। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। देन आर इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस या सिमेट्रिक। ऑप्शन में इक्विवेलेंस भी है, तो इसका मतलब हमें तीनों चेक करना होगा। ऑप्शन से हमने समझा क्योंकि इक्विवेलेंस दे रखा है, अगर इक्विवेलेंस ना होता तो हम कम कम काम करते। आइए चेक करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं रिफ्लेक्सिव की बात, देखिए अगर मैं आपसे करता हूं रिफ्लेक्सिव की बात, चलिए आपको मैं पूरे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अभी। अगर मैं आपसे कहता हूं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, देखिए अगर आप परपेंडिकुलर की लाइन की बात करते हैं तो मैं यहां पर एक छोटा सा आपको हिंट दे देता हूं, छोटी सी आपको हिंट, उससे आप आंसर कर ले जाओगे। आपके पास दो लाइनें हैं, एक लाइन ये जा रही है आपके पास, दैट इज L1 लाइन, और दूसरी आपकी ये जा रही है, दैट इज L2 लाइन, एंड दे आर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। उनका जो इंटरसेक्शन एंगल है आपके पास, ये आपको दे रखा है। अब आपसे सिंपल सी बात पूछे, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है आपका, रिफ्लेक्सिव में आप क्या करेंगे, देखिए L1 का रिलेशन L2 से आपको दे रखा है, L1 और रिलेशन L2 से आपको दे रखा है, और ये ट्रू है, और ये क्या है, ट्रू है, मतलब सही भी है, और रिलेशन क्या है आपका, वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन मैं आपसे कहूं क्या L का रिलेशन L1 का कह सकते हैं या L का कह सकते हैं, जिनका भी आप उठाना चाहें, दोनों लाइन को बस सेम कर दीजिए। रिफ्लेक्सिव में सेम करना होता है, तो मैंने कहा क्या L1 लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है, आप मुझे बताइएगा। क्या एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है, कभी भी नहीं। क्या एक लाइन खुद पर जब इंसिडेंट कर जाए तो क्या वो 90 डिग्री फॉर्म करेगी, कभी नहीं, वो तो 0 डिग्री या 180 डिग्री बनाएगी अगर आप सीधे सीधे रखते हो, घुमा करके रख देते हो। तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता, एक लाइन खुद पर कभी परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सो दैट मीन ये वाला जो पार्ट है आपका L1 का रिलेशन L1 से, यहां पर ये क्या हो रहा है आपका, फॉल्स हो रहा है। या फिर हम कह सकते हैं L1 और कैसे लिख सकते हो आप, देखिए मैं लिखने का ही बताता हूं। एक आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं तरीके में, एक आप क्या कर सकते हैं, L1 का जो रिलेशन है वो नहीं बिलोंग करता है आपके ऑर्डर पेयर में से, या वो जो एलिमेंट आपके सेट के होने वाले उनसे बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी। मैं इस क्वेश्चन में आपको पूरा नोटेशन बता रहा हूं, इसके बाद हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे, ओके, ताकि आपको लिखने का एक आइडिया रहे। तो आप या तो स्टेटमेंट यूज करिए या मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज करिए, नॉट बिलोंग्स टू, फॉर ईच एलिमेंट के सिंबल जो उल्टा है आपको नजर आता है, ओके, उस तरीके के सिंबल्स। अब L1 बिलोंग नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, तो आपने क्या किया, इतना लिखने के बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया, इंप्लाइज का सिंबल लगा के, हियर अ सेम लाइन, मतलब L1 लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती एक ही लाइन। अगर एक ही लाइन आपकी दे रखी है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। आपने एक स्टेटमेंट लिख दिया, मतलब भाई साहब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, कैंसिल आउट। आपका ऑप्शन सी भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। मैं इसी की बात कर रहा था कि कैसे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। बचा क्या, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब मुझे सारे चेक नहीं करने, मुझे केवल सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। देखिए सिमेट्रिक के दो ऑप्शंस आपके पास हैं, सिमेट्रिक के क्या है, दो ऑप्शंस। चलिए सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं और ट्रांजिटिव भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं सिमेट्रिक के बारे में, तो सिमेट्रिक में क्या होगा, देखिए सिमेट्रिक में बड़ा सिंपल सा गेम है। आप दो पेन को लीजिए, या जिस पेंसिल से आप काम कर रहे हैं, जिस भी पेन से आप काम कर रहे हैं, दो लीजिए और दिखाइए। आपका ये जैसे मेरा स्टाइलस है, मार्कर है मेरा, अगर मैंने इस पे अपनी फिंगर लगाई तो ये दोनों अभी कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ये अपवर्ड था, ये ऊपर की ओर वाई एक्सिस की ओर, ये एक्स एक्सिस की ओर, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। अगर मैं इनकी पोजीशन को बदल दूं, क्या ये परपेंडिकुलर रहेंगे, आइए करके देखते हैं। तो ये ऐसे आपका परपेंडिकुलर है, अब मैंने रोटेट किया, अब एंगल कितना है, 90 डिग्री है क्या, यस। तो आपको फील आया कि नहीं, पहले परपेंडिकुलर था तो अब भी क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब पोजीशन चेंज करने पे रिलेशन पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। समझ रहे हैं आप सभी, ये कैसा बन गया हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाने वाला है, यस और नो। देखिए तो अगर आपकी L1 लाइन क्या है, L2 के क्या है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, राइट। L1 इज परपेंडिकुलर टू
परपेंडिकुलर टू L2, राइट। देन L2 का रिलेशन अगर आप L1 से देखेंगे और वो भी क्या आएगा आपका L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी। पोजीशन चेंज करने पे रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आइए जरा मैं आपको ट्रांजिटिव भी समझा देता हूं इसी के साथ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए देखिए, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिशन करते हैं हम। पहले हमने ली दो लाइन L1 और L2, L1 L2 दो लाइनें हमने ले ली। L1 है आपके पास और L2 है, इनका रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और हमने L2 और एक L3 लिए खुद से, वो भी क्या कर रही है आपकी परपेंडिकुलर है। सो यहां पर मैं अब सिंबल्स यूज कर लूंगा थोड़े से। L1 परपेंडिकुलर टू L2, दैट इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलरिटी। L2 परपेंडिकुलर टू L3। सो आप मुझे बताओ, क्या ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है कि ये जो L1 लाइन है ये L3 के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये वाली लाइन इसके क्या है, परपेंडिकुलर, और ये किसी और के परपेंडिकुलर है, देन L1 और L3 आपकी क्या बन जाएंगी, पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। पैरेलल लाइंस इस तरीके से समझिएगा, डायग्राम में आपको दिखाता हूं। दैट इज योर L1 लाइन, ये आपकी क्या है, L1 लाइन है, और ये आपकी क्या आ रही है, परपेंडिकुलर में L2 लाइन आ रही है, राइट। इनके बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। फिर आपकी मैंने थर्ड लाइन L3 इंसर्ट कर दी इसमें। L3 क्या है, L3 शुड बी परपेंडिकुलर टू L2, ओके, क्योंकि हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो मैंने लिया L3 और L3 देखिए कुछ ऐसी जाएगी, तभी आपकी क्या बनेगी, वो परपेंडिकुलर L2 के साथ, दैट इज L3। तो आप मुझे बताओ ना कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है। सर ये तो पैरेलल कर गई, इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर रिलेशन जो है लाइंस के बीच में, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होता, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होता, दैट इज ओनली सिमेट्रिक। था तो ये एमसीक्यू, मैं चाहता तो बहुत तेजी में से आगे कर सकता था, लेकिन कौन से बिल्डिंग क्लास है आपकी पूरी की पूरी है, बता के मैं चलूंगा। अब बाकी क्वेश्चंस पे इतना समय नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपको लिखने के तरीकों को समझाया, कैसे कैसे आप स्टेटमेंट या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने सवाल की तरफ। अब देखिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, सो ऑप्शन डी इज राइट, दैट इज ओनली सिमेट्रिक। जो हमारी लाइन का रिलेशन है परपेंडिकुलर, ये ऑलवेज क्या रहेगा आपका, सिमेट्रिक रहने वाला है। ओके, चलिए आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात किया गया है, गिवन सेट दे रखा है आपको 1 2 3 और एक रिलेशन आपको दे रखा है 1 2 2 1, देन रिलेशन R विल बी। तो आपको बताना है कि रिलेशन R क्या होगा। अगर हम 1 1 ऐड कर दें तो क्या है, रिफ्लेक्सिव बनेगा, नहीं। 2 2 3 3 है नहीं। सिमेट्रिक के लिए 2 3 ऐड करें तो सिमेट्रिक के लिए 2 3 करने का मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक होगा तो अगर आप 2 3 ऐड कर रहे हैं तो 3 2 होना चाहिए ना। क्या 3 2 है इसके अंदर, 3,2। सिमेट्रिक में क्या होता है, A, B और B, A प्रेजेंट होने चाहिए, पर ऐसा तो यहां पर नहीं है। आप देखेंगे 2, 3 अगर आप ऐड भी कर दोगे तो 3, 2 तो प्रेजेंट ही नहीं है, गया हमारा ये। अब 1, 1 ऐड करने पे क्या ये हमारा बन जाएगा, ट्रांजिटिव। ओके, 1, 1 ऐड करने पे क्या ट्रांजिटिव बनेगा, तो देखिएगा क्या A का B से रिलेशन है और B का A से है, तो हम A का A से, मतलब वो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद, मैं थोड़ा और आपको सही से बता देता हूं। 1 का रिलेशन किससे है आपका, 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है। सो बाय डिफॉल्ट अगर 1 का रिलेशन 1 से मिल जाए तो ये ट्रांजिटिव नहीं बन गया, इसका और इसका रिलेशन आपस में निकल आए तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव। तो अगर हम 1, 1 ऑर्डर्ड पेयर को इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें, देन ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव तो हो जाएगा। खैर फिर भी मैं होल्ड रखता हूं, मान के चल रहा हूं आप इसको गेस नहीं कर पा रहे। दूसरा आते हैं, सिमेट्रिक इफ 3, 2 इज एडेड। अगर आप 3, 2 ऐड करते हैं, समझिएगा ध्यान से, 3, 2 आप ऐड करते हैं, क्या 2, 3 है पहले से, नहीं है ना 2, 3, तो मतलब ये ऑप्शन भी आपका गया। मैं ऐसा समझ के चला कि आपको कंफ्यूजन है, चलिए खैर मैंने समझाया। अगर फिर भी है तो भी आप सवालों को बड़े आराम से बना सकते हैं। कैसे, आपने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज कर लिया, आंसर आपका क्या आ रहा है, दैट इज योर ऑप्शन सी। देखिए वही बचा आपके पास, तो आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको ऐसा नहीं कि इस तरीके से आपको करना है, नहीं, समझना भी है। 1, 1 आप ऐड करेंगे, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो 1 का 1 से भी बन जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज ट्रांजिटिव। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, कहीं पर भी दिक्कत लगे बताइएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू, आपको दिया गया है एक सेट A B C और आपसे बोला जा रहा है आइडेंटिटी रिलेशन है।
अब इसमें तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा आपको, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन बहुत ही प्यारा रिलेशन है, मजा आ जाएगी आपको समझ के इसको, राइट। और मैं कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछने वाला हूं, कमेंट करिएगा उनके आंसर्स को, आप मैं देखूंगा जरूर, राइट। कमेंट जरूर करना है आपको, मैं देखूंगा जरूर। और आप अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर सबसे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करिएगा, बहुत ही मजेदार है, कंफ्यूजन बहुत आता है इसी प्रॉब्लम में। आपसे बोला गया एक सेट है आपके पास, गिवन सेट है हमारे पास ABC, कोई नहीं, एक सेट हमारे पास A, B, C है, राइट। एन आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट A, इस सेट A है आपके पास, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? देखिए, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव बहुत लोगों को सेम लगते हैं, पर ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंस है। आई समझाता हूं डिफरेंस भी मैं आपको, सवाल को भी। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, एक एलिमेंट का खुद से ही रिलेशन होता है, यही आप रिफ्लेक्सिव में समझते हैं। लेकिन आइडेंटिटी के अंदर, एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे आपके रिलेटेड होने चाहिए खुद से, सारे के सारे। बट रिफ्लेक्सिव में ऐसी जरूरी कंडीशन नहीं है, वही ऑर्डर पेयर आप उठाते हो जो इस एक रिलेशन स्टेटमेंट को आपके सेटिस्फाई कर रहा होता है, हम उन्हीं को पिक कर रहे होते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसका आइडेंटिटी बनाने गया, आइडेंटिटी रिलेशन, सो आइडेंटिटी में मुझे हर एक एलिमेंट का क्या करना पड़ेगा, रिलेशन लेना होगा। सो मैंने A, B, B और तीसरा एलिमेंट क्या है, C, इन सबको ले लिया। अगर और होते, राइट, अगर D होता तो हम D, भी ले रहे होते, अगर F होता तो F, भी लेते, E होता तो E, भी लेते, सारे के सारे ले रहे होते, हर एक। तो आप देखोगे कि इसके अंदर आपको क्या नजर आया कि आपका जो रिलेशन है उसमें हर एक एलिमेंट आ गए हैं, सो दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। अब मेरा सवाल आपसे ये है, आइडेंटिटी रिलेशन कैसा रिलेशन होता है? आपने ये तो समझा कि आइडेंटिटी रिलेशन है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, राइट। अब मेरी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन लेते रहिए, कॉन्सेप्चुअल सवाल रहेगा, पूछिएगा सभी से। आइडेंटिटी रिलेशन कैसा रिलेशन होता है, ये आपको मुझे बताना है। क्या आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है? क्या आइडेंटिटी रिलेशन आपका सिमेट्रिक होता है? क्या आइडेंटिटी रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होता है? या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? क्या ये तीनों होता है? ये आपके लिए सवाल है। पॉज लीजिएगा जरा थोड़े समय का और फिर वीडियो को स्टार्ट करिएगा। पॉज करके सोचिएगा, पहले अपने आंसर को सोचिएगा, फिर मैं बता रहा हूं इसका आंसर, एक्सप्लेन आपको करता हूं। ओके, अब A, B, C, आपका यहां पर लगा हुआ है। A का A से है, B का B से, C का C से। सर ये तो रिफ्लेक्सिव है। बहुत लोगों के मन में आया ना कि ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो हो ही नहीं सकता। तो आपने कहा कि भाई ये केवल रिफ्लेक्सिव है सर, और ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपका जो रिलेशन आइडेंटिटी है वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब आप मेरा अपोज करेंगे, मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, आप फिर खुद समझ जाएंगे। सो आइडेंटिटी रिलेशन आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस बात का ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा इसमें। ओके, कैसे समझिएगा। ओके, और मेंस के लिए तो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, देखते रहिएगा। अब A का A से है, B का B से, C का C से। अगर मैं इसके अंदर रिलेशनल स्टेटमेंट देखूं, मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या रिलेशनल स्टेटमेंट आप बताओगे इसके अंदर, सो जो इसके अंदर रिलेशन बन रहा है वो कहीं ना कहीं टेंस कर रहा है आपके रिलेशनल स्टेटमेंट इक्वल टू को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? इक्वल टू को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये आपका रिलेशन कैसा है, इक्वल टू वाला, क्योंकि जब आप इक्वल रिलेशन को लोगे तभी आपका A, B, B, C, सारे के सारे आ रहे होंगे। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? बिल्कुल, आपको उबना नहीं है, नींद नहीं आनी चाहिए, आपको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं पर इसका यूज नहीं है, आगे भी है इसका यूज, तो समझ के चलिएगा। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सब आपको अच्छे से आ जाएगी अगर आपका फंक्शन काफी अच्छे से तैयार है। और अगर आप मेंस के बारे में सोच रहे हैं, एडवांस के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको फंक्शंस की तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ग्राफ्स भी आपको पता होने चाहिए। ओके, चलिए देखिएगा। अब रिलेशन ये कैसा है, इक्वल टू रिलेशन आपका अगर आप चेक कर लोगे अपनी नोटबुक पर, तो आपका इक्वल टू रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। वो तीनों तरीके के रिलेशंस आकर कर रहा होता है। अगर आप चेक कर लें उसको, किसी एलिमेंट में इक्वल टू है तो 2, 2 बिलोंग कर रहा है, आपका कोई दिक्कत नहीं। अगर वो इक्वल टू रिलेशन रखता है तो A का B से जो रिलेशन है वही B का A से होगा, और अगर वो इक्वल टू रिलेशन होल्ड कर रहा है तो A का B से जो रिलेशन होगा, राइट, इक्वल टू A बराबर B है आपका, B इक्वल टू C है, तो क्या बाय डिफॉल्ट आप A इक्वल टू C नहीं लिख सकते? देखिए तीनों रिलेशन को उसने क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। इसका मतलब आपका आइडेंटिटी रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, चेक करिएगा इसे जरूर। ओके, अगर ये रिफ्लेक्सिव केवल आप बनाना चाहें तो देखिए रिफ्लेक्सिव के अंदर कुछ और भी ऑर्डर पेयर होते हैं, तो हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका ये नहीं कि उसे आप इसी तरीके से इक्वल टू बना दे। केवल रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, उसके साथ और भी ऑर्डर पेयर होते हैं, 2, 3, 2, 4 हो गया आपका। तो देखिए केवल रिफ्लेक्सिव रह गया आपका, अभी इक्विवेलेंस नहीं बन पा रहा है। इस तरीके से चीजों को समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। ओनली ऑन जब ये सारे एलिमेंट होंगे तभी ये क्या होगा,
रिफ्लेक्सिव, सॉरी आइडेंटिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। आइए अब आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। सो नंबर ऑफ, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, लेट से फंक्शन आपका जा रहा है ए टू बी, ठीक, ए टू बी, और ए की जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी आप समझते होंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ए के पास। ए के पास मैंने कहा आपके पास एम नंबर्स हैं, एम एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? एम एलिमेंट्स हैं आपके। और बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं? मैंने कहा एन एलिमेंट्स हैं इनके पास, इनकी कार्डिनलिटी है ये, इन बी के पास एन एलिमेंट्स हैं और ए के पास एम एलिमेंट्स हैं। आपको समझ आया? चलिए अब देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं इस केस में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, या फिर हम बात कर लें इंजेक्शन की, इंजेक्टिव या इंजेक्शन की, सो दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर 2 फॉर्मूले आपके तैयार होते हैं, ध्यान रखिएगा, राइट। तो मैंने n वैल्यू बता दी आपको और यहां से n की 2 वैल्यू आती है। पहली वैल्यू क्या है n की? देखिए 2 केस हो सकते हैं, या तो n और m की वैल्यू में रिलेशन ग्रेटर और लेस देन का होगा। तो अगर आपका n क्या है? बड़ा है m से, राइट, और या फिर आपका क्या है? m क्या है? बड़ा है n से। यही 2 केस हो सकते हैं आपके। सो अगर आपका जो n है वो बड़ा है, मतलब सेकंड वाले एलिमेंट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है आपके? ज्यादा है कंपेयर टू आपका फर्स्ट वाले सेट से, देन इस केस में जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं दैट इज एनपीआर। अब एनपीआर थोड़ा सा मैं इसको और सही लिखता हूं, एनपीएम कर लीजिएगा इसे, एनपीएम। ये शायद आपने क्लास 11 में परम्यूटेशन पढ़ रखा होगा, हाँ कि ना? तो उसी परम्यूटेशन से बनाया हुआ है ये आपका, और इसकी जो वैल्यू है शायद किसी को ना आइडिया हो इसका, सो दैट इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल, दैट इज द फॉर्मूला, ओके। और अगर m ग्रेटर है n से, m बड़ा है n से, तो इस केस में आपके कोई वन वन रिलेशंस नहीं बन रहे होंगे, वन वन फंक्शंस नहीं बन रहे होंगे, इंजेक्शंस नहीं हो रहे होंगे। सो इस केस में आंसर कितना हो जाता है? 0, 0 इस केस में है। क्यों है? अगर आपके ए सेट में ज्यादा एलिमेंट हो गए तो आपको फंक्शन बनाने के लिए ज्यादा एलिमेंट्स को इधर वाले एलिमेंट से बाउंड करना पड़ेगा, और इधर कम एलिमेंट है आपके, तो फंक्शन आपका मैनी वन नहीं बन जाएगा। उस केस में वन वन कहाँ रहा आपका? अगर वन वन नहीं तो मैनी वन, अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू फंक्शन हो जाता है, ओके। इनटू में रेंज बराबर कोडोमेन नहीं होता, सबसेट रहती है वो। बात समझ आई? खैर, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, इसी फॉर्मूले से आपका आंसर आएगा। अब आपके सेट ए के पास कितने थे? 3 एलिमेंट, सेट बी के पास कितने हैं? 4 एलिमेंट है, आपको बताना है फंक्शंस में। तो आंसर क्या हो जाएगा? अब मैं आंसर कर रहा हूं, राइट। आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका आ जाएगा इस केस में बहुत ही सिंपल सर, 4p3 बनेगा। और 4p3 की वैल्यू कितनी है? 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 24। सो दैट मीन ऑप्शन सी इज राइट। और फैक्टोरियल आपको ओपन करना पता है, नो डाउट। आपने बाइनोमियल में पढ़ रखा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल समझ रखा है, आपको आती हैं चीजें। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, ओके। सो इज दैट ऑप्शन इज 24 इज राइट। नाउ नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है, कंसीडर द सेट ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। फिर से इंजेक्टिव फंक्शन पूछा गया, 1 1 पूछा गया एमसीक्यू में, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है। चलिए देखिएगा, अगर 1 1 पूछा जा रहा है और आपका सेट ए कैसा है? ऑन टू है। देखिए, कभी भी अगर आप ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं और 1 1 भी बनाया जा रहा है, तो इस फंक्शन के अंदर जितने सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं उतने ही सेट बी के अंदर भी एलिमेंट हो जाते हैं। 1 1 में इधर के सारे एलिमेंट जुड़ने चाहिए एक एक बार, और ऑन टू कंडीशन क्या है? रेंज बराबर कोडोमेन हो जानी चाहिए। तो जब भी फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू हो जाता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज, दोनों बराबर हो जाते हैं, और कोडोमेन भी बराबर हो रखी होती है। तो इस केस में आप ये समझ सकते हैं कि ए सेट के पास कितने एलिमेंट है। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ए सेट के पास n एलिमेंट्स हैं, ओके, और बी सेट के पास भी कितने एलिमेंट हैं? बी सेट के पास भी आपके n एलिमेंट्स हैं, दोनों के ही पास आपके n एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो इस केस में फॉर्मूला क्या कहता है? आपको क्या निकालना है? इंजेक्शन, राइट। सो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस कितने हो जाएंगे आपके? फॉर्मूला सर आप हमें याद है, हम इसे खुद करेंगे। कैसे? npn, और npn की वैल्यू क्या हो जाएगी? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n 0 फैक्टोरियल। अब इसे 0 मत कर दीजिएगा या इन्फिनिटी मत कर दीजिएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। सो आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका? n फैक्टोरियल, एंड n फैक्टोरियल दैट मीन ऑप्शन डी इज राइट। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? क्लास में मजा आएगा अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर के बैठेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ओके। n फैक्टोरियल इज द राइट वन।
सॉल्व करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछे गए हैं। 3 टाइप के बन सकते थे, मैंने देखिए तीनों टाइप कवर कर लिए इनके अंदर, राइट। 1 1 फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है ए से बी में। अब देखिए ए में एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पर ए में एलिमेंट है आपके 4 और बी में कितने हैं, ये एम की वैल्यू है, अगर आपको ध्यान हो तो ये एम की वैल्यू होती है। एम यहाँ पर कितना है, 4 है। एन कितना है आपका, 3। सो आप देखोगे 4 ग्रेटर 3 होता है, तो m की वैल्यू क्या हो गई, n से बड़ी। इस केस में क्या एक भी 1 1 फंक्शन बनेगा, नो, कोई भी 1 1 फंक्शन बनने वाले नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। ओके, ये ध्यान रखिएगा। आपको पहले सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड सेट या कोडोमेन, तो आपका फंक्शन 1 1 तो नहीं होने वाला, एक भी 1 1 फंक्शन आप बना नहीं सकते, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So we have next question, that is r is equals to x comma y and such that x plus 2y is equals to 8। देखिए रिलेशन फंक्शन के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, अच्छे से देखते रहिएगा। देन द रेंज ऑफ r, और ये आपका रेंज ऑफ r हमें फाइंड करनी है। रेंज ऑफ r की वैल्यू क्या होगी, देखिए कभी भी आपको अगर ऐसे दे रखा हूं, मैं इसी में बताता हूं आपको। आपका एक ऑर्डर्ड पेयर r बराबर जैसे x comma y आपको डिफाइन किया गया है, तो ये बात समझ लीजिएगा आप सभी, जो x होता है आपका वो होता है डोमेन रिलेशन के अंदर, ओके। और ये जो आपकी वैल्यू ऑफ y होती है दैट इज कॉल्ड एज रेंज, ये आपका क्या है, रेंज है। वैल्यू ऑफ x डोमेन बनती है और वैल्यू ऑफ y क्या बन जाती है, दैट इज रेंज। समझ आ रहा है, देखते रहिएगा। सो आपकी y रेंज बन गया, x डोमेन है आपका। आपको चाहिए क्या, सर हमें चाहिए था रेंज, मतलब y की वैल्यू, बस फ्री कर लीजिए इसे। तो आपका ये x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 8। 2y बराबर 8 माइनस x करेंगे आप, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस x बाय 2। क्या आपको नजर आया। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको देखना है किस में जा रहा है फंक्शन, नेचुरल नंबर में जा रहा है। नेचुरल नंबर का फंक्शन है, मतलब इनपुट भी नेचुरल होना चाहिए, आउटपुट भी नेचुरल। रेंज भी आपकी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी और डोमेन भी नेचुरल होगी। अगर डोमेन नेचुरल है तो मैं इसके अंदर कौन कौन से नंबर पुट कर सकता हूं, 1 2 3 4 सारे रख सकता हूं। मतलब x की जो वैल्यू है पुट करना शुरू करिए। x की वैल्यू क्या, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे करके। और जब तक कि आपको नेचुरल आउटपुट मिलता रहे तब तक आप करते जाइए। अगर आप 1 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7/2, मतलब 1 वाली वैल्यू वैलिड नहीं रही आपकी, राइट। 1 आपका वैलिड नहीं है, राइट। 2 रखने पे कितना मिलेगा, 8 माइनस 2 6/2, y की वैल्यू 3 आएगी। जब आप x2 रखेंगे y कितना आ रहा है, 3। 3 रखने पे ऑड फ्रैक्शन बन रहा है, मतलब वैलिड नहीं है। 4 रखने पे कितना आएगा, इवन नंबर आप रख सकते हैं। 8 माइनस 4 4, 2 करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। फिर आप x की वैल्यू क्या रखिए, 5 पे वैलिड नहीं है, 6 रखिए जरा। 8 माइनस 6 2 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर आप जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, 7 फ्रैक्शन देगा, 8 0 दे देगा, वो होल नंबर है, नेचुरल है नहीं। फिर आपका 9 10 11 ऐसे कर करके रखते जाएंगे अगर आप, तो आपको निकलेंगे नेगेटिव आउटकम्स आने लगे। ये तो नेचुरल रहा ही नहीं, मतलब आंसर हमें मिल चुका है। ये जो y की वैल्यू हमें मिली है ना यहाँ पर x रखने पर, यही हमारी क्या बन गई है, डोमेन, सॉरी रेंज। ये हमारी डोमेन और ये हमारी क्या है, रेंज है। तो रेंज कितना आ रहा है आपका, 3 2 और 1। ऐसे एलिमेंट जहां पर 3 2 1 है, दैट इज योर ऑप्शन बी। हियर ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट है। समझ आया आपको, इस तरीके से सॉल्व करिएगा, आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है और थोड़ा सा अलग फंक्शन आपके सामने नजर आ रहा है, आइए मैं दिखाता हूं आपको, शायद थोड़ा आपको छोटा लग रहा हो। एक कैपिटल X फंक्शन है हमारे पास एंड दैट इज x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1 आपको दे रखा है। और x की वैल्यू कभी भी आपको 1 नहीं रखनी है, क्यों, क्योंकि आपकी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म तैयार हो जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म तैयार हो जाएगी। देन रेंज ऑफ f क्या होगी आपको बताना है, रेंज ऑफ f। देखिए मॉड फंक्शन ना बहुत ही खास फंक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि अगर आप इसके क्रिटिकल पॉइंट को जान जाते हैं, सीपी को, क्रिटिकल पॉइंट, ओके, ये सारी चीजें मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से ध्यान दीजिए इस पर, बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए चीजों का, है ना। तो अगर fx बराबर x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1 है, मॉड की प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये अपने सीपी से कोई बड़ी वैल्यू आप इसके अंदर रखोगे, ये पॉजिटिव ओपन होता है। सीपी से छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव ओपन होगा। अब आप सोचेंगे मॉड तो नेगेटिव होता नहीं है, नहीं नहीं, आउटपुट पॉजिटिव रहेगा, केवल वो फंक्शन बताने के लिए होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा fx कितना है, मॉड x है, सो मॉड x की जो डेफिनेशन कहती है, वो डेफिनेशन कुछ दो तरीके से काम करती है। ये आपका पॉजिटिव ओपन होगा जब आप x 0 से बड़ा लेते हैं, इक्वलिटी कहीं भी होल्ड कर सकते हैं आप, और माइनस x बनेगा whenever we take negative value. Although the output of modulus function is always positive,
इट नेवर गिव्स यू द नेगेटिव इनपुट। ओके, सो दैट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। और यही मोटिव बिल्कुल मॉड और स्क्वायर फंक्शन की तरह आपको भी अपनी लाइफ में रहना चाहिए। कैसा? ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना, बी पॉजिटिव रहना चाहिए, बिल्कुल हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए चीजों को लेकर के, राइट। चलिए देखिए, सो हमेशा ये क्या देगा? पॉजिटिव आउटकम दे रहा होगा। सो आप इसी से समझ सकते हैं। एक बार ये क्या करेगा मॉड आपका, अगर मैं इसी को थोड़ा सा जल्दी बताना चाहूं तो एक बार आपका ये पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। कब? जब आपकी x की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी, तब आपका ये पॉजिटिव ओपन होगा, राइट। और जब आप x में 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तब आपका ये मॉड कैसा ओपन होगा? देन ये नेगेटिव फेज में ओपन हो जाएगा, ठीक। अगर आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, राइट, आपके पास आंसर आ चुका है। ये और ये आपके शहीद हुए, ये भी कैंसिल हुआ। कितना मिला यहां से रिजल्ट? 1। और यहां से कितना रिजल्ट मिला? 1। मतलब आप इसके अंदर कुछ भी रखते रह जाइए, कुछ भी आप इनपुट करते रहिए, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है कि ये 1 देगा या तो -1 देगा। केवल 2 इनपुट आ रहे हैं, 2 आउटपुट आ रहे हैं। सो आपका ऑप्शन ए यहां पर क्या है? करेक्ट, दैट इज -1 and 1। और जब भी कोई वैल्यू करली ब्रेसेस के अंदर हो तो वो कॉन्टिन्यूअस फेज में नहीं होती, वो आपकी एक एक बार काउंट की जाती है। ओनली -1, ओनली 1। अगर यहीं पर ब्रेसेस लगा दिए जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस फेज में हो जाता है। -1 और 1 है तो -1 से 1 तक जितनी वैल्यूज आ रही होंगी, जितने नंबर्स आ रहे होंगे, वो सारे हमारे क्या है? सोल्यूशन हो जाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं, डाउट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट ए बी सी देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन इन सेट ए। आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस तैयार हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला अलग है, थोड़ा सा वो समझिएगा। मैं यहां पर आपको सब बताता जा रहा हूं। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, और ये सवाल आपके बनते हैं कि स्टडी में भी ऐसा सवाल आता है आपका इन टॉपिक्स पर, एमसीक्यू में भी इस पर आता ही आता है। और शायद आपके प्री बोर्ड और जो आपके नॉर्मल स्कूल के एग्जामिनेशंस हुए हैं, राइट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उनमें भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिला ही होगा। ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशंस का जो फॉर्मूला है आपका बहुत ही सिंपल है, 2 टू द पावर m इंटू n कर देना होता है आपको। कहीं कहीं पर आपको मिलता है 2 टू द पावर n, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b की जो कार्डिनलिटी है वो आपको बतानी होती है। a क्रॉस b क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा। 2 की पावर mn है, m क्या है? जितने इसके अंदर एलिमेंट्स होने वाले हैं। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? अगर मैं आंसर आपको बताऊं तो क्या बनना चाहिए? सर यहां पर दूसरा सेट तो दे नहीं रखा है, आपसे बोला गया है इस a सेट का इस a सेट से ही रिलेशन है, तो यहां पर m और n क्या हो गए? आपके सेम बन जाने वाले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 की पावर, अगर आप देखें यहां पर हेयर m बराबर n बराबर कितना है आपका? 3 के दे रखा है, क्योंकि आपको इसी सेट से उठाना है। तो आप क्या लिख देंगे? 3 इंटू 3। आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 9 होता है, राइट, 9 होगा, 6 नहीं, दैट इज 9। 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 की वैल्यू क्या होती है? आपको 2 की पावर तो पता होनी चाहिए। 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 9 डिवाइड कर दीजिए, आपका 512 आएगा। 512, 512 इज द राइट आंसर एंड दैट इज योर ऑप्शन डी। बस इन्हीं फॉर्मूलों को देखना है, आराम से क्वेश्चन लग जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं पता है तब प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर, राइट, और ये क्या है आपका? एक्स क्यूब प्लस 1 है। और आपको बताना है क्या ये फंक्शन कोई मिनिमम वैल्यू रखेगा, कोई मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, राइट, इन सारी चीजों के बारे में बताना है। बहुत ही सिंपल सी बात, ये सवाल तो आप मैक्सिमम मिनिमम में भी लगाते हैं। चैप्टर नेम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपके कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, हम वो भी प्रिपेयर कराएंगे आपको। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सबके आपको हम लेक्चर्स देंगे, बढ़िया से तैयार करिएगा। एफ ऑफ एक्स कितना है आपका? एक्स क्यूब प्लस 1। अगर मैं आपसे कहता हूं आप अगर एक्स क्यूब को समझ जाएं, उस फंक्शन को समझ जाएं, तो आप ऐसे सवालों को कभी गलत नहीं करने वाले। क्या मैं आपको इसका ग्राफ बताऊं? तैयार हैं आप? आइए देखिए, आइए मैं आपको इसका ग्राफ समझाता हूं। मैंने ली y एक्सिस, मैंने ली x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस है एंड दैट इज योर x एक्सिस, राइट, x एक्सिस। और आपने क्या करना है? अब एक ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ, क्यूबिक का ही नहीं, पावर ऑड हो, मैं सबके लिए बता रहा हूं आपको, अगर पावर ऑड है तो ग्राफ इसी तरीके से बनने वाला है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, पावर ऑड होनी चाहिए बस, मतलब 5 भी है तो भी। ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव करता है, दैट इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। ओके, जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे थोड़ी सी कनकेविटी कम होती रहती है। चलिए देखिएगा, अभी आपका एक्स क्यूब का ग्राफ है। अगर आप देखें इसके अंदर, ग्राफ से भी मैं समझाता चलता हूं आपको, अगर आप इसके अंदर देखते हैं
तो इस तरफ बढ़ने पर आपका फंक्शन बढ़ता जा रहा है, जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, और इस तरफ जाने पर उतना ही घटता जा रहा है। अगर मैं देखूं तो ये किधर टेंस कर जाएगा, अगर आप बढ़ाएंगे x को बहुत ज्यादा तो ये इनफाइनाइट की ओर टेंस करेगा, और इधर आप करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट की ओर टेंस करता चला जाएगा। मतलब अगर हम इसके अंदर वैल्यूज को रखते चले जाएं तो ये खत्म ही नहीं होने वाला, कभी कोई बड़ी वैल्यू मिलेगी ही नहीं, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट को हम नॉन डिफाइंड पार्ट बोलते हैं। और अगर हम छोटी वैल्यू रखते जाएं तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी देखिए, मैक्सिमम मिनिमम तब मिलता है जब कर्व कहीं पर मुड़ रहा हो, बाउंड हो रहा हो, जैसे क्वाड्रेटिक आप अगर ऐसे देखें बन जाता है आपका, या इस तरीके से, तो मिनिमम मैक्सिमम मिल सकती है। क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर की 0, पर मैक्सिमम पॉसिबल ही नहीं है, बाउंड ही नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। वैसे ये देखिए कहीं बाउंड नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, नीचे भी उतना ही जाएगा नेगेटिव में, और पॉजिटिव में भी ऊपर बढ़ता जा रहा है। मतलब इसके पास ना ही मैक्सिमम वैल्यू होती है ना ही मिनिमम वैल्यू होती है। सो इसके पास कुछ भी नहीं है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, कुछ भी नहीं होती इसके पास, ये बढ़ता रहता है आपका। ओके, ये तो हुए हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार जरूर, फिर से वीडियो को आप बैक करिएगा और सारी सवाल को खुद से करना है आपको। ओके, और फिर उठाना है अपने सैंपल पेपर्स को, या फिर जो भी आपको शीट्स मिली होंगी अपने स्कूल से, या जो भी आपको टीचर ने प्रोवाइड किया है, जो भी मटेरियल, आप लगाना शुरू करें, डाउट नहीं आएगा। अगर कोई डाउट आता है कमेंट करिए, लिखिए, मैं उसका आंसर करूंगा। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर, जो 2 मार्क्स के होते हैं। इनमें भी थ्योरी ज्यादा नहीं लिखनी होती है, थ्योरी आपको लॉन्ग में लिखनी होती है। अगर आपने लॉजिकल आंसर कर दिया है, एग्जामिनर आपको नंबर देगा ही देगा। ओके, आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे, लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डिफाइन आपको किया गया है। आप पहले तो रिलेशन को देखिए, सबसे पहला काम रिलेशन को देखना होता है। रिलेशन क्या है आपका, ए कॉमा बी का सर रिलेशन दे रखा है, और ये दोनों ही बिलोंग करते हैं नेचुरल से, राइट, नेचुरल से, सच दैट ए की वैल्यू लेस देन कर दी गई है बी से। ए की वैल्यू नेचुरल से है और लेस देन क्या कर दी गई है, बी से। अब देखिए, अगर मैं सारे सवालों को लिखने लगा तो समय बहुत जाएगा, आपको मैंने बता भी दिया है कैसे करना है, तो मैं आपको यहाँ पर लॉजिक समझाता चला जाऊंगा। आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन खुद से करनी है, राइट। क्लास के बाद आपको करीब आधा घंटा देना पड़ेगा और आपको चैप्टर तैयार हो जाएगा, आप उसको लिख लेंगे सवालों को। ओके, ये आपको काम करना है, राइट, प्रॉमिस करिएगा, आपको करना जरूर है। वीडियो देखने से कभी कोई काम नहीं होता, आपको सेल्फ स्टडी का पार्ट लाना पड़ेगा। सच दैट का सिंबल होता है, राइट, थोड़ा सा सिंबल्स की भी मैं आपको आइडिया देता हूँ। सच दैट, ये आपका लेस देन का सिंबल है, पता होगा, और दैट इज द बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये आपका बिलोंग्स टू होता है, बिलोंग्स टू। और एक क्रॉस आप समझते होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आइए, अब ए आपका लेस देन बी से है, ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए, और आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। बहुत सिंपल सी बात, अगर मैंने आपसे कहा कि दो सेम चीजें हैं, राइट, 5 और 5, क्या 5 5 से ही छोटा हो सकता है? आप मुझे बताओ। आप कमेंट करेंगे नहीं सर, 5 5 से छोटा कैसे हुआ, खत्म ना, रिफ्लेक्सिव कहां हुआ। अब एक स्टेटमेंट दे दीजिए आप, एक एग्जांपल, लेट एन एग्जांपल 2, 2 ऑर्डर्ड पेयर, सो हियर 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 लेस देन 2 कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, इज नेवर ट्रू। हेंस द गिवन फंक्शन या रिलेशन दे रखा है, हेंस द गिवन रिलेशन 2, 2 ऑर्डर्ड पेयर नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, हेंस दैट इज नॉट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दैट इज योर रीजन। आप ऐसा रीजन लिख देंगे इसके अंदर। क्या समझ आया आपको? लेस देन रिलेशन बोला गया है, अगर आप 2, 2 एग्जांपल ले लें, राइट, 2, 2 ले लें, सो इज 2 लेस देन 2, आप कहेंगे नो, दैट इज फॉल्स, दैट मीन 2, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन एंड दैट इज द नेचुरल नंबर। ये कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। इसका मतलब आपका ये फंक्शन रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहा, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव आया ही नहीं। आपको मेरी बातें समझ आ रही है? हेंस छोटा सा पॉइंट आपको लिखना होता है, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बताइए, और थोड़ी सी स्टेटमेंट बातें आपको और लिख देनी है। 2 मार्क्स का है तो थोड़ा सा तो आपको पेज में लिखना पड़ेगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, और आपको दे रखा है नॉट टू बी ट्रांजिटिव। ये आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं, हमें ये बताना है रीजन। देखिए, ये अभी हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो काफी आसान लग रहे होंगे आपको। अभी आगे क्वेश्चंस हैं हमारे। गिवन बाय आर आपको कितना दे रखा है रिलेशन, ये सेट आपको दे रखा था, दैट इज द सेट है आपका, और आपको आर कितना दे रखा है, दैट इज 1, 2, ओके, एंड 2, 1, ये आपको दे रखा है। ये बताना है आपको क्या ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, कब ये ट्रांजिटिव बनता है, अभी एक और क्वेश्चन है, राइट, आपकी कंफ्यूजन दूर कर देगा ये। देखिएगा अगर ध्यान से, अभी मैंने शायद इसका एक डिस्कस भी किया था। 1, 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, कर रहा है,
2,1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, कर रहा है। क्या 1,1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, सर नहीं कर रहा है। अगर ये नहीं कर रहा है, ओके, और ये दोनों कर ले जा रहे हैं, तो फंक्शन आपका ट्रांजिटिव रहा, सॉरी रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रहा, नहीं रहा ना, खत्म बात यहीं पर। इतना सा स्टेटमेंट देना है, बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता है। अगर आपने मैथमेटिकल लॉजिक डिफाइन कर दिया है एग्जाम में अपने टेक्स्ट कॉपी में, राइट, अपने एग्जाम कॉपी में, बहुत ज्यादा चीजें लिखने की नीड नहीं है, परेशान होने की नीड नहीं, नंबर आपको मिलते हैं। ओके, सो 1,1 आपका क्या कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, दैट मीन नॉट ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं रहा, सिंपल। अब आपके ट्रांजिटिव नहीं रहा, सिंपल सा रीजन है, कर ले जाएंगे आप सभी। ओके, ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1,1 हम ऐड कर देते, ऐसा एमसीक्यू भी हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट गिवन बाय इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। देखिए, जो भी प्रूविंग के सवाल होते हैं या जो भी शो करने वाले सवाल होते हैं, एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में उसको आपको गिफ्ट कर दिया कि लो भाई तुम्हें आंसर तो पता है, अब बस हमें बता दो, थोड़ा सा आपको बस लिखनी होती है चीजें, मतलब कह सकते हैं चीटिंग कर ली हमने उसके अंदर, थोड़ी बहुत चीजें लिखनी है और हमें आंसर मिल जाता है कि नहीं, मजेदार बात। अब उसी को लिखना होता है, तो ऐसे सवाल तो कभी छोड़ के नहीं आने चाहिए जो प्रूविंग के होने चाहिए, आपको स्टेप्स तो लिखने ही चाहिए। आपको पता है रिलेशंस ये होते हैं, बताइए, केवल कुछ नहीं करना है आपको, प्रूफ क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर पे चलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या है आपका, R इज इक्वल्स टू 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 एंड द लास्ट वन इज 2,3। आप जब जाएंगे रिफ्लेक्सिव दिखाने, अब देखिएगा कैसे वर्क करना है। फर्स्ट आपने बढ़िया सुंदर सी हेडिंग डाली, फॉर रिफ्लेक्सिव प्रेजेंटेशन। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करूं मैं तो प्रेजेंटेशन तो बहुत मैटर करती है, तो इस पे भी काम करिए। और अगर मेंस दे रहे तो आप एमसीक्यू रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप अगर बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हो तो उसके लिए प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव लिखा आपने, रिफ्लेक्सिव के लिए आप अगर देखें तो ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, यस और नो। यहां पर आप देखिए, क्या 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो आप बोल देंगे 1,1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 2,2 3,3 कर रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है आपका, कोई इशू नहीं इसके अंदर। लेकिन आपको प्रूफ करना है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, खुद भी आप समझ रहे हैं, मैं कोई धोखा देने की बात नहीं कर रहा एग्जामिनर को, आपको आप खुद भी आप समझ चुके हैं चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं कि आपको आइडिया मिल चुका है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। मुझे बताइए, इसके पास 1,2 है, आपने देखा, हाँ सर 1,2 तो है। मैं पूछता हूं क्या 2,1 है इसके पास, आपने कहा अरे सर नहीं है। तो अगर a कॉमा बी है और b कॉमा a नहीं है तो हमारा रिलेशन कैसा, सिमेट्रिक तो नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहेगा, खत्म, सिमेट्रिक नहीं है। इसके अलावा जो मैं मार्क लगा रहा हूं, आपको 4-4 लाइनें लिख देनी है और कुछ नहीं करना है कि भाई ये वाले हमारे पास नहीं है रिलेशंस में एलिमेंट्स, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होने वाला। डन, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव आइए चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर केवल 1,2 पड़ा होता तब मैं बोलता भी, लेकिन यहां पर सिंपल सी बात आपसे पूछी जा रही है कि 1,2 तो बिलोंग कर रहा है, फिर 2,3 भी बिलोंग कर रहा है आपका। ओके, क्या 1,3 बिलोंग कर रहा है, आप देख डालिए इसके अंदर, नहीं मिल रहा है, दैट मीन 1,3 इज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, 1,3 नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, दैट मीन दिस रिलेशन इज नॉट टू बी एन ट्रांजिटिव रिलेशन, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं रहा, हेंस प्रूफ, एचपी लिख दीजिए, खत्म, हेंस प्रूफ, आंसर आ गया आपका। सिंपल, इस तरीके से करना है। बन रहे हैं सवाल आपके, मजा आ रही है आपको, आइए नेक्स्ट करते हैं, अभी और मजा आएगी, बने रहिएगा, सवाल अच्छे खासे हैं, अराउंड 30 क्वेश्चन है क्लास में, पार्ट वाइज देखेंगे तो 40 तक जाएंगे आपके। ओके, आइए देखिएगा, लेट ए आपको एक दे रखा है, राइट, सेट दे रखा है, और आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास एक रिलेशन दे रखा है। आपने क्लास 11 में अगर पढ़ा हो तो रिलेशन को प्रेजेंट करने के शायद 2 तरीके थे, मुझे याद आ रहे हैं, क्या आपको भी याद आ रहे हैं? हाँ सर, 2 नहीं 3 तरीके थे। कौन कौन से? सेट बिल्डर तो सेट में भी था, रिलेशन में भी था, आपका सेट बिल्डर टेबुलर कह सकते हैं आप, और तीसरा आप जो डायग्राम से, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये कौन सा है आपका, दैट इज सेट बिल्डर। और a माइनस बी की वैल्यू 10 दे रखी है आपको, राइट, a माइनस बी की वैल्यू 10। बातों को बहुत ध्यान से मेरे सुना करें, मैं कॉन्सेप्ट बताता चलता हूं बातों बातों में। ओके, यहां वहां की बातें नहीं करते हम, तो सारी चीजें आपको बताते चलते हैं बातों में, तो उनको भी सुन सुन करके लिखते रहा करिए। अगर 11th आपका थोड़ा सा वीक है तो हम उसको भी बताते चलते हैं साथ में, सारी चीजें क्लियर होती हैं। ओके, a क्रॉस a आपका क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के लिए कार्टेशियन दे रखा है, और a माइनस बी 10 है, ये है रिलेशन, हमें इसको चाहिए भाई, ये हमें संबंध बता रहा है। a माइनस बी बराबर कितना है, 10 आपको दे रखा है, और
आपको जो एलिमेंट लेने हैं वो आप ओनली 3, ओनली 4 और ओनली 5 ले सकते हैं। उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? आपका 10 होना चाहिए। आपसे कहता है बताइए क्या ये एक एम्प्टी रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन का मतलब होता है कि जितने एलिमेंट हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। नल रिलेशन भी इसे कहते हैं, वॉइड रिलेशन भी इसी को कहते हैं। 3-4 नाम है इसके, समझ के रखिएगा। नल, वॉइड, एम्प्टी, मतलब एक ही है। आप शायद नल सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे रिलेशन भी होता है आपका। अब देखिएगा a माइनस बी बराबर 10 है। मैं आपसे पूछता हूं a और b की वैल्यू तो आप इसी से लोगे ना, ओके? क्योंकि a b बोथ आर बिलोंग्स टू a, ओके? हैंड यहां पर क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे? आप ऐसे कोई 2 नंबर बता दो कि जिनका हम सब्ट्रैक्शन ले लें और हमें कितना मिल जाए? 10। प्रेजेंट है क्या ऐसे? कोई भी नहीं है, ऐसे कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है। तो a माइनस बी बराबर 10 फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट्स कभी भी होने वाला नहीं है। मतलब इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं रिलेशन के पास ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सेटिस्फाई करे। मतलब ये नल रिलेशन हो गया या एम्प्टी रिलेशन हो गया। कोई भी एलिमेंट इसके a के इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। 3 माइनस 4 नहीं बनने वाला, 4 माइनस 5 नहीं बनेगा, 5 माइनस 4 नहीं बनने वाला। तो a और b के ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आप सीधे से लिख दीजिए 3, 4 और 5 ये तीनों के तीनों इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, दैट मीन रिलेशन हमारा कैसा है? एम्प्टी है। बात समझ आई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के लॉजिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 और उसमें हमारे एक एलिमेंट दे रखा है और हमें बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा सेट ए दे रखा है 1 2 3। रिलेशन क्या दे रखा है? सर रिलेशन दे रखा है 2,3। मैं फिर से कह रहा हूं, आप सभी से गलती कर जाएंगे अगर आप उस चीज के नोट्स नहीं बना रहे हैं। लिखते रहिए चीजों को। केवल वीडियो देखने से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर वीडियो देखने से काम नहीं बनता आपका। कई बच्चे देखते हैं सारी वीडियोस को, पर देखिए टॉप कुछ ही कर पाते हैं। क्यों? वीडियो देखने से काम नहीं चलता, उसके बाद की मेहनत उन्हें और ऊपर लेकर के जाती है। आप सभी सेम कंटेंट देख रहे हैं, सभी बराबर पे है इस समय, लेकिन अगर किसी बच्चे ने क्या किया, इस कंटेंट को पढ़ने के बाद लास्ट में क्या कर लिया, थोड़ी सी और मेहनत कर दी, चला गया टॉप पर सीधे। तो अगर आपको अच्छे से कर रहे हैं तो क्लास के बाद आधे घंटे में आपसे और कहता हूं दीजिए, आपको सारी चीजें आ जाएंगी। तो नोट करते चलिएगा मेरे साथ, करते रहिएगा सवालों को, वीडियो को पॉज कर करके थोड़ी सी मेहनत करिए। हम टाइम स्टैंपिंग कर देंगे, आप उससे देख पाएंगे कहां पे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। लेकिन बढ़िया से आपको तैयारी करनी है, केवल वीडियो देखना नहीं लक्ष्य होना चाहिए। अब 1 2 3 है और हमें रिलेशन 2 3 दे रखा है। फिर से मैं पूछता हूं क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? आपने आंसर कर दिया, मुझे पता चल गया आपने आंसर कर दिया, मुझे विश्वास है, क्योंकि हम चीजों को पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब हमें आ रही हैं चीजें, दिक्कत होने वाली नहीं है। सर अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 भी नहीं है इसके अंदर, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर मैं सिमेट्रिक की बात कर लूं तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? अगर हमारे पास 2,3 है, राइट, 2,3 है तो 3,2 है क्या आपके पास? नहीं सर, ये तो नहीं है, तो आपका सिमेट्रिक भी ये नहीं रहा। आइए ट्रांजिटिव की बात करें, बस वही मुझे बताना भी था इस केस में। देखिएगा ट्रांजिटिव के लिए अच्छे से समझिएगा। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जाता है ट्रांजिटिव के केस में। देखिएगा, देखिए अगर मैं ट्रांजिटिव के बारे में बात करूं, आपका 2,3 क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। कभी भी केवल अगर एक सिंगल आपको दे रखा है ऑर्डर पेयर, तो वो फंक्शन आपका ट्रांजिटिव शो करेगा, क्योंकि आगे 3 का रिलेशन नहीं। और मैंने आपको नोट पॉइंट बता के रखा था कौन सा, कि अगर ए का बी से रिलेशन डिफाइन है और वो आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, एंड बी का सी से नहीं कर रहा और ए का सी से भी नहीं है, तो इस केस में भी आपका जो रिलेशन होता है वो क्या बन जाता है? ट्रांजिटिव बन जाता है। यस और नो? तो आप देखेंगे आगे का 3 का किसी और से है, नहीं है। क्या फिर 2 का किसी और से रिलेशन है? नहीं है। तो अगर आपके पास एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर है, यहां पर क्या है आपके पास? एक सिंगल या 1 ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास, ऑर्डर्ड पेयर दे रखा हो, तो एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर आपका ध्यान रखिएगा वो क्या बन जाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा कुछ। 2 ही केस है ट्रांजिटिव के, समझ के रखिएगा इनको, राइट। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ए सेट और बी सेट दे रखे हैं और आपको एक फंक्शन दे रखा है, राइट, और आपसे पूछा जा रहा है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी स्टेट वेदर एफ इज 1 1 और नॉट। क्या ये फंक्शन 1 1 है? आप मुझे बताओ। बहुत ही सिंपल है,
आइए मैप बनाऊं मैं आपके लिए, देखिएगा अगर मैं आपके लिए मैप बनाता हूं तो यहाँ पर ए सेट आपका आ गया, दैट इज योर सेट बी। ए के एलिमेंट कितने हैं 1 2 और 3, बी के एलिमेंट कितने हैं 4 5 6 और 7। बट एसोसिएट कितने कितने कर रहे हैं, एक का रिलेशन 4 से है, सो 1 का 4 से आ गया, 2 का 5 से है, 2 रखने पे 5 मिल रहा है, 3 रखने पे 6 है, 3 रखने पे 6 है। क्या ये 1 1 है? आपने तुरंत कहा हाँ सर ये 1 1 है, ये आपका 1 1 है। इज दिस ऑन टू फंक्शन? नो सर, 7 एसोसिएट नहीं कर रहा किसी से भी, और हमारा इस वजह से रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं रही, तो ये हमारा रिलेशन या फंक्शन 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं रहा। देखिए सारी चीजें मैं बताता चल रहा हूं साथ में, तो ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। बड़ा ही मजेदार फंक्शन आपके सामने है। लेट एक फंक्शन आपको रियल टू रियल दे रखा है और ये क्या है आपका मॉडुलस फंक्शन। मैंने आज की क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी लिया हुआ है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना वो, उसे भी समझेंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, पहले हम इसे देख लें। ये हमें दे रखा है मॉड एक्स, ये हमारा कितना है मॉड एक्स। आपको चेक करना है इस फंक्शन ऑन टू, और अपने रीजन भी देने हैं, राइट। हायर ऑर्डर थिंकिंग का सवाल है, हम इसे बहुत ही नॉर्मल थिंकिंग से भी सॉल्व कर देंगे। बस मैं आपसे मॉड एक्स का थोड़ा सा चीजें पूछ लेता हूं। ग्राफ बता दूं क्या? चलिए देखिए, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। अगर मैं आपको मॉड का ग्राफ बनाता दिखाऊं तो आपके मॉड फंक्शन का ग्राफ कुछ v शेप का इस तरीके से बनता है, दैट इज द ग्राफ ऑफ मॉड x। ओके, और ये आपका क्या होता है 0, 0 पॉइंट होता है ओरिजिन। वी ऑल नो दैट इज द ओरिजिन। मॉड x का हमारा ग्राफ बन चुका है। अब आप देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये ऑन टू पूछा जा रहा है आपसे, आपने तुरंत क्या किया, मैप बना लिया। आपने मैप बनाया, राइट, समझ जाएंगे बड़े आराम से। आपने मैप बना लिया। आपको रियल से रियल रखना है ना, मैंने कहा कुछ रियल नंबर ले लें क्या, कुछ रियल नंबर ले लें। आपने लिया -1 0 1 -2 और 2। मैंने अभी केवल 5 लिए हैं, ऐसा नहीं है, हम आगे और ले सकते हैं, ऊपर भी और ले सकते हैं। मैंने डॉट डॉट कर दिए, रियल नंबर में तो सारे आते हैं ना, मैंने केवल पॉजिटिव नेगेटिव लिए। और यहां पर भी मैं ऐसे ही ले सकता हूं, -1 0 1 -2 2, और ऐसे ही करके हम बढ़ा सकते हैं इन्हें भी, और भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे। चलिए मैप कर लें। आप सभी भी तैयार हैं, मैं भी एक्साइटेड हूं। -1 अगर आप मॉड के अंदर रखेंगे तो कितना मिलेगा? सर -1 रखने पे तो पॉजिटिव का 1 आता है मॉड में। हम जानते हैं ना कि अगर आपने -1 रखा होगा तो आपको कितना मिलेगा, पॉजिटिव 1 मिल रहा होगा इसके अंदर, तो हमने कर दिया। 0 रखने पे कितना मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। 1 रखने पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा आपका। पहली बात तो ये खत्म कि फंक्शन आपका 1 1 नहीं रहा, ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं रहा। क्यों? -1 और 1 1 पर आपको सेम आउटपुट मिलने लगा। अब -2 रखोगे तो कितना मिलेगा आपको 2, और 2 रखने पे भी कितना मिलेगा 2। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या कहती है कंडीशन, कि रेंज यहां पर अगर आप चेक कर लें तो रेंज आपकी क्या रहने वाली है, ऑलवेज पॉजिटिव। रेंज क्या है आपकी सर, ऑलवेज पॉजिटिव है। इन दैट हम कह सकते हैं रेंज आपकी रियल नंबर में आर पॉजिटिव है। बट अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन तो आपके रियल है, इसका मतलब यहां पर रेंज आपकी बराबर नहीं है कोडोमेन के, और आपका ये फंक्शन अगर आप पूछें तो ये ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है। सवाल एक ही पूछा था मैंने, दोनों रीजन बताए आपको। 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। क्यों? देखिए -1 रह गया ना, देखिए 0 तो आएगा, खैर देखिए -2 रह गया, मतलब कुछ भी रखो नेगेटिव आउटपुट नहीं मिलने वाला। और अगर नेगेटिव नहीं मिल रहा है, केवल पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब रेंज बराबर कोडोमेन नहीं हो पा रही है। क्या मेरी बात आपको समझ आई? बिल्कुल आई होगी। ओके, सो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं रहा। रीजन आप ग्राफ बना के दे सकते हैं, मैप बना के दे सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नेचर बता सकते हैं फंक्शन का कि x ग्रेटर 0 के लिए ये फंक्शन आपका पॉजिटिव रह रहा है, x नेगेटिव के लिए भी फंक्शन पॉजिटिव रह रहा है। इसका मतलब कि यहां पर कभी कोई नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली नहीं है। कोडोमेन में नेगेटिव है पर रेंज में नेगेटिव नहीं है। खत्म बात यहीं पर। फंक्शन में रेंज बराबर कोडोमेन रहा नहीं, फंक्शन आपका इनटू बन गया, ऑन टू रहा नहीं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि अच्छा प्रूव करने को दे रहा है, गिफ्ट। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, गिफ्ट है। प्रूविंग के सवाल और शो डैट वाले सवाल तो मैं कहता हूं गिफ्ट है आपके लिए। एक गिफ्ट हमें मिला है एग्जामिनर की तरफ से। अगर एफ सच दैट रियल टू रियल, और आपको ये फंक्शन दे रखा है, आपको बताना है क्या ये फंक्शन 1 1 होगा। एक और मजेदार चीज आपको बताऊं अलग से, आइए बताता हूं, मजा आएगा आपको। कभी भी अगर आपको ग्राफ दे रखा हो ना, ये ग्राफ दे रखा है ना, अगर मुझे जानना हो कि ग्राफ से वो फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, 1 1 है कि नहीं है, तो कैसे आप चेक करोगे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट लेके जाइएगा आप। अगर आपको कभी भी ग्राफ दे रखा हो और ग्राफ से चेक करना हो 1 1 है कि नहीं है, तो कुछ मत करिए, एक सिंपल सा वर्क करना होता है आपको।
एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने क्या की, एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगर इस लाइन ने, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ने आपके ग्राफ को 2 बार कट कर दिया, क्या किया, 2 टाइम कट कर दिया, तो आपका फंक्शन 1 1 रहा ही नहीं, खत्म गेम वहीं पर। अगर आप देखें तो इस लाइन ने एक बार यहां और एक बार यहां कट कर दिया, मतलब ये आपका 1 1 नहीं रहा है। बढ़िया लगा ट्रिक आपको, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी ग्राफ दे रखा हो और ग्राफ के सवाल आते हैं, एमसीक्यू में भी आ जाते हैं, तो आप करिए कुछ नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपने ड्रॉ कर ली लाइन, और अगर वो लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर दे तो समझ जाइएगा कि वो फंक्शन 1 1 रहा ही नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं इस फंक्शन की, तो क्यूब फंक्शन का ग्राफ हमने आपको बता रखा है, कुछ मैं ग्राफ के साथ भी आपको समझाऊंगा और मेथड से भी करके दिखाऊंगा भी। ये आपका आया क्यूब का ग्राफ, क्यूबिक का ग्राफ आपका बना हुआ है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखिए डॉटेड बना रहा हूं मैं, कितने पॉइंट पे कट कर रही है, सिंगल पॉइंट है। क्या मिल रहा है आपको, सिंगल पॉइंट। तो दैट मीन ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ये चेक करने के लिए बता रहे हैं, प्रूफ कैसे करेंगे बताता हूं आपको। और अगर आप नीचे भी ड्रॉ करते हैं एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो आप देखेंगे एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, ये भी आपका क्या है, सिंगल पॉइंट। मतलब एक बार में एक लाइन 2 जगह नहीं कटनी चाहिए, ये भी आपका क्या है, सिंगल पॉइंट है। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। अब आइए देखिए मेथड्स आपको क्या कहते हैं। कंपटीशन में ये सारी चीजें बड़ी आसान कर देती हैं। ग्राफ है सामने या फंक्शन दे रखा है, ग्राफ बनाया, तुरंत देखा हमने, कोई लंबी मेथड्स नहीं है। बोर्ड में कैसे करोगे आपको वो भी बताता हूं मैं आपको, सारी चीजें लेकर के जाइए। आपका फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 है क्या, हाँ सर, हमने आपको बता रखा है फॉर 1 1 एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, ठीक, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। तो आपने क्या किया, x1 क्यूब प्लस 1 बराबर x2 क्यूब प्लस 1 कर दिया। आपने इसको क्या किया, फर्दर सॉल्व किया, 1 से 1 शहीद हो गया। x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, आपने क्या कर दिया, क्यूब रूट कर दिया। पढ़ने में अगर ना आ रहा हो, शायद आपको ये a लग जाए, सो क्यूब रूट कर दिया आपने। जैसे ही आपने क्यूब रूट किया, आपको मिला क्या, x1 बराबर x2। यस, अगर आपको x1 बराबर x2 मिल जाता है तो हमारा वो रिलेशन, सॉरी फंक्शन कैसा है, दैट इज 1 1 फंक्शन। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। इतना सा वर्क आपको करना है अपने एग्जामिनेशन में, पर ये उतना बेस्ट मेथड मैं नहीं मानता। अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, क्लास के लास्ट में मैं आपको कुछ सवाल देने वाला हूं, और वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा भी, डिस्कस भी करूंगा, तो उसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। ये मेथड फिर वहीं पर फेल कर जाता है आपका, ओके। कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा जो कॉन्सेप्चुअल सॉल्व होंगे, अभी के लिए तो आपका ये सही है और आपने प्रूफ भी कर लिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ गई बारी हमारी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। बढ़ जाए हम आगे, चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इनमें चीजों को वही सवाल है, सब कुछ वही है, थोड़ी सी थ्योरी और भर दीजिएगा इसके अंदर। जब आप बोर्ड में प्रेजेंट करें तो थोड़ी सी थ्योरी बढ़ा दीजिएगा, थोड़े से चीजों को लिख दीजिएगा, ताकि लगे भाई शॉर्ट आंसर टाइप है आपका ये, 1 नंबर के सवाल। अब लॉजिक तो बहुत छोटे होते हैं, थोड़ा सा आपको बढ़ा के बताना होता है। फटाफट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, राइट। अब आपको लॉजिक पता है तो हम थोड़ी सी स्पीड में काम करेंगे। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है आपको, a कॉमा बी आपका सच दैट a क्या है, लेस देन इक्वल b स्क्वायर है। आपसे कहता है कि प्रूफ करिए, गिफ्ट है भाई सवाल हमारा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कुछ नहीं है, राइट। अब कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही सिंपल है। या तो आप एक एग्जांपल ले लो, राइट। अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए बात करूं, रिफ्लेक्सिव के लिए तो बहुत ही सिंपल है कि भाई अगर मैंने 2,2 या 1/2 रिलेशन किससे जा रहा है हमारा, रियल नंबर से जा रहा है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी। तो मैंने प्रूव नहीं करना है वैसे तो, मतलब ये मुझे शो नहीं करना है कि भाई रिफ्लेक्सिव है, मुझे शो करना है रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको माइंड में ऐसा नंबर सोचना होगा कि जो इसको ना कर दे। वैसे तो है भी नहीं, क्योंकि कोई नंबर अपने स्क्वायर से, अगर आप कोई भी नंबर 1 से छोटा ले लेते हो, 0 से 1 के बीच में, तो आपको ये प्रॉपर्टी तो फुलफिल नहीं होगी। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लिया, 1/2, 1/2 आ रहा होगा ये भी ऑर्डर पेयर में, 1/2, 1/2, ओके। और मैं अगर इसे पुट करने गया, सो 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का स्क्वायर, ओके, और 1/2 लेस देन इक्वल 1/4, दैट इज फॉल्स। ये क्या है आपका, फॉल्स है, क्योंकि 1/4 क्या होता है, छोटा होता है 1/2 से, राइट, हम सभी जानते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप एग्जाम्पल देके भी सवालों को कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एग्जामिनर को क्या चाहिए, सही लॉजिक चाहिए आपका,
है ना, आंसर सही होना चाहिए और लॉजिक सही होना चाहिए, बाकी आप कैसे भी करें वो मैटर नहीं करता। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरा पार्ट क्या है इसके अंदर, दूसरा पार्ट आपसे कहता है सिमेट्रिक के लिए, आइए सिमेट्रिक भी देख लेते हैं। सिमेट्रिक तो वैसे नहीं है बिल्कुल भी है, क्योंकि अगर आप लेस देन देखेंगे फिर आपका ग्रेटर वैसे ही नहीं है आपका ये, तो आपको आइडिया है इसका। अब कोई भी आप एग्जांपल उठा लें और उससे आप चेक कर सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो मैंने आपसे कहा, बहुत ही सिंपल सा चीज है कि मैंने आपसे कहा कि आपने 1,2 ले लिया, आपने एक ऑर्डर पेयर क्या ले लिया 1,2। ओके, जब आपने 1,2 एग्जाम्पल लिया इसके अंदर, तो 1,2 में क्या हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर, तो 1 4 ट्रू है। बट अगर मैंने आपसे यहीं पर बोला, थोड़ा सा नीचे स्पेस नहीं, मैं इधर लिख देता हूं, राइट, यहीं पर कर देते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा 2,1 के बारे में, तो आपने क्या किया, रिलेशन में पुट किया 2 और ये 1, क्या 1 बड़ा होता है? देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये क्या कर गया फॉल्स, ये आपका फॉल्स कर गया। सर 2 तो हमारा क्या होता है, बड़ा होता है 1 से, तो ये फॉल्स है, मतलब ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं रहा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं रहा, ट्रांजिटिव तो बिल्कुल नहीं है। अब ये वर्क मैं आपके लिए देता हूं। देखिए मेरी क्लास में आपको मैं सारे सवाल खुद नहीं कर रहा हूँ, कुछ सवाल मैं आपसे भी करवाऊंगा। मैथ के अंदर देखिए कैलकुलेशन आपको करनी है, पेपर भी आपको देना है, हमारा समय निकल चुका है, पेपर भी आपको देना है, इसलिए कैलकुलेशन मेक श्योर कि आपको ही करनी है। ओके, सो थर्ड पार्ट हमारा क्या आ जा रहा है, ट्रांजिटिव। और मैथ्स तो ऐसी चीज ही है कि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ट्रांजिटिव में मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे आपने ले लिया 3,2, आपने क्या लिया 3,2, और 3,2 रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि आपका 3 जो है और 2 का स्क्वायर 4, ये आपका ट्रू है, ये आपका क्या है ट्रू, मैं इसी के अंदर रख रहा हूं, कहीं कुछ नहीं रख रहा। फिर मैंने 2 कॉमा ले लिया 1/2 या 3/2 ले लेते हैं, राइट, एक ऐसा दिखाता हूं मैं आपको, 2 और 3/2 1.5 हो गया, ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्यों 2 और ये आपका 3/2 का स्क्वायर क्या होता है 2.25 हो जाता है, ये भी क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। लेकिन क्या 3 और 3/2 बिलोंग करेंगे? आप कहोगे नहीं करेंगे, कैसे? चेक करिएगा, राइट, इंप्लाइज का साइन है, चेक करिएगा, 3 आपका ये रहा और 3/2 2.5 हो गया, क्या 3 कर रहा है? नो, ये तो फॉल्स हो गया। इतना सारा वर्क लिखना है इसके अंदर, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप है, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, थ्योरी भी लिखनी रहेगी इसके अंदर। तो ये आपका क्या हो गया, a <= b², ये आपका नहीं रहा, अब ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ दे रखा है हिंट वाइज। ओके, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बोर मत होइएगा, बढ़िया से बने रहिए चीजों में, आपको सब मिलेगा। सो दैट द सिग्नम फंक्शन आर, आपको रियल नंबर में एक सिग्नम फंक्शन दे रखा है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। आपका ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, 1 1 और ऑन टू दोनों ने नहीं है, प्रूफ करना है। अगर आप देखें तो जब x की वैल्यू 0 से क्या है बड़ी, फॉर x ग्रेटर 0, थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, मैं लॉजिक आपको बता रहा हूं। अगर आपने x की वैल्यू 0 से बड़ी ले ली, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा क्या रह रही है 1। मतलब अगर आपने x की वैल्यू 2 रखी है तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, x की वैल्यू 3 रखने पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं रहा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि 2 रखने पे भी 1 आ रहा है, आपका 2 रखने पर भी 1 आ रहा है, 3 रखने पर भी 1 आएगा, 4 5 6 7 जितने पॉजिटिव नंबर है रखने पे कितना आ रहा है 1। ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, हेंस नॉट 1 1। ओके, अब आइए बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए अगर मैं आपसे बोलूं, ऑन टू के लिए तो रेंज और कोडोमेन, अब कोडोमेन कितनी है, कोडोमेन है आपकी रियल नंबर आर, लेकिन रेंज कितनी है, रेंज आप कहेंगे सर 3 ही वैल्यू है हमारे पास रेंज में, -1 0 और 1, क्या दोनों बराबर है? सो रेंज नॉट इक्वल टू, या सबसेट है आपकी, इक्वल टू नहीं है आपकी, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये आपकी नॉट इक्वल टू है, मतलब ये ऑन टू भी नहीं है और ये आपका 1 1 भी नहीं है। सिंपल, इस तरीके से बस थोड़े से लॉजिक्स आपको एक्स्ट्रा करने होते हैं, दैट्स इट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे वाह, बड़ा ही प्यारा सवाल आ गया, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है आपका, f ऑफ x बराबर sin x। क्वेश्चन है आपका फंक्शन बराबर किसके है, sin x के है, और चेक करना है दिस f फंक्शन इज 1 1। आपको 1 1 चेक करना है, किसमें? एक इंटरवल आपको 0 से पाई दे रखा है, एक -π/2 से π/2। मैं आपसे अब सवाल पूछूंगा, माइंड में आ गया मेरे एक सवाल, क्या आपने ITF पढ़ रखी है?
अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आईटीएफ में आपने एक प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन रेंज समझी होगी। क्यों समझते हैं उसको, क्यों पढ़ते हैं हम इतना, क्यों टीचर जोर डालते हैं उस पर, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर आप साइन एक्स की बात करते हैं और 0 से पाई में आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, 0 टू पाई। 0 टू पाई में होता क्या है, आपका ग्राफ चल रहा होगा 0 से पाई में, और 0 से पाई में आपका ग्राफ अगर मैं बताऊं तो आपका इतना मूव कर जाता है, ये 2 पाई तक है आपका, ओके। और ये ग्राफ क्या है आपका, पाई तक है, ये आपका 0 में है। अगर मैं कोई भी ऐसा एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये 1 1 तो रहा ही नहीं, क्योंकि ग्राफ ने 2 बार कट कर दिया। ग्राफ ने क्या किया, 2 बार कट किया। दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि अगर आप देखें तो f ऑफ पाई बाई 3 और f ऑफ 5 पाई बाई 6, सॉरी 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाय 3, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है साइन में, सेम, और जो की होती है √3/2 और √3/2। और कौन कौन सी चीजें हैं, 150 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, सेम होती है साइन में। 45 डिग्री और 135 डिग्री की भी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप देखें तो बहुत सारे इनपुट रखने पर सेम वैल्यू आ रही, 1 1 रहा नहीं, रहा 1 1। अब आइए चेक करते हैं -π/2 से π/2। देखिए -π/2 से π/2 में अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं फ्रॉम -π/2 से π/2, देखिएगा ग्राफ क्या बनेगा, आराम से समझिएगा, हर एक चीज ग्राफ से समझिए कितना आसान हो जाता है। देखिए ये आपका मैंने माना -π/2 है क्योंकि नेगेटिव में जाएगा, और ये आपका π/2 है। सो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है, इतने में, इस तरीके से आगे ऐसे डाउन कर रहा होगा, इधर से ऐसा जा रहा होगा। अब आपका ग्राफ अगर आप देख सकें तो -π/2 से π/2 में बड़ा यूनिक है, हर एक वैल्यू आपको केवल एक बार मिल रही है, नेगेटिव इनपुट भी एक बार है, सॉरी नेगेटिव इनपुट और पॉजिटिव इनपुट दोनों आप रख रहे हो, लेकिन जो आउटपुट है वो सारे के सारे यूनिक आ रहे हैं। अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करें, अगर ग्राफ वाले तरीके से बताऊं, ट्रिक वाले तरीके से, तो भी सारी लाइनें क्या हैं आपकी 1 बाय 1 मूव करेंगी और एक ही सिंगल पॉइंट पे कट कर रही होंगी, यस और नो, यस, एक ही सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी, मतलब आपका फंक्शन ही 1 1 बन गया। तो यहां पर क्या है, ये 1 1 है आपका, ओके। लॉजिक सारे मेरे से लेते जाइए आप, और यहां पर ये 1 1 नहीं है। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, ग्राफ से भी और नॉर्मल तरीके से भी सारे के सारे यूनिक आउटपुट आपको मिलने वाले हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया और आपका जो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स का, और देखिएगा जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की आपसे बात करूं, बहुत ही सिंपल होते हैं फंक्शन, रियल टू रियल में आपको दे रखा है। f ऑफ x कितना है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x आपको दे रखा है, यस और नो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको चेक क्या करना है, इसे कुछ भी बोला हो 1 1 ऑन 2 ऐसे करने को बोला है, प्रूफ करने को, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, बहुत ही सिंपल है। अगर आप समझते हो इसे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क करता है एक डेफिनेशन पे, दैट इज लेस देन और इक्वल टू। मतलब अगर आपने इंटीजर ना रख के कोई और वैल्यू रखी तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर ओपन करेगा, और अगर आपने इंटीजर रखा तो इक्वल टू रीड करके वो इंटीजर ही बाहर निकाल रहा होगा, वो आउटपुट आपको इंटीजर देगा। तो अगर आपने इसके अंदर क्या रखा है 1, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 1, 2 रखने पे 2 मिलेगा, ओके। अगर आपने इसके अंदर रख दिया है 1.1 तो भी आपको क्या मिलेगा 1, अगर आपने रखा 1.9 तो भी क्या मिल रहा है 1, अगर आपने रखा है 2.7 रखा तो आपको क्या मिलेगा 2। तो आप देख रहे हैं 2 रखने पे भी 2 है, 2.7 रखने पे भी 2 है, 1.9 रखने पे 1 है, 1. रखने पे 1 है, और 1 भी रखने पे 1 है। रिपीटेशन आ गया क्या वैल्यूज में, यस। 1 1 रहा, नो, 1 1 नहीं रहा आपका, हेंस ये आपका 1 1 नहीं है। लॉजिक आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों में, राइट। अगर मैं आपसे ऑन टू की बात कर लूं, राइट, ऑन टू के बारे में बात करूं, तो ऑन टू में अगर आप देखें तो यहां पर जो कोडोमेन है, सिंपल सी चीज, वो कितनी है, रियल नंबर। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज होती है वो आपकी केवल इंटीजर होती है, केवल कौन सी वैल्यू, इंटीजर्स वैल्यू। मतलब क्या इससे कभी कोई फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी, लाइक 5/2 का भी आंसर हो सकता है, नो, बट रियल में तो है, रियल में तो होंगे, ओके। तो इसका मतलब हमें फ्रैक्शंस वैल्यू यहां नहीं मिलने वाली, यहां केवल और केवल इंटीजर्स वैल्यू मिलेंगी। समझ आई बात आपको। तो फंक्शन में आप देखोगे रेंज और कोडोमेन क्या बराबर हुई, नहीं, मतलब ये हमारा ऑन टू भी नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका ना ही 1 1 होता है और ना ही ऑन टू। समझ आया आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बारी आती है सर वो सबसे बड़े सवालों की, जो आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं और आपको डराते भी हैं,
लॉन्ग क्वेश्चंस जो आ जाते हैं। अब बस आपके 3 टाइप बचे हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, फिर आपका असर्शन रीजन एंड देन एक केस स्टडी हमने ली हुई है। ओके, हम पूरी फिर क्लास को सम अप करेंगे थोड़े से टाइम में। आइए देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इनमें आपको जितना लिखना है सब कुछ लिखिए, हर एक बातें बताइए, लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं और कॉपी में चीजें आप खुद लिखेंगे। ओके, कॉपी में चीजें आप खुद लिख रहे होंगे। चलिए देखिए भाई, पहली जो बात आई है आपकी, यहां पर बात की गई है रिलेशन की, जो कि आपका क्या है, एक कॉन्ग्रुएंट रिलेशन दिखा रहा है और कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स में होती है। अब इसी के साथ गिफ्ट लीजिए एक और सवाल सिमिलैरिटी वाला। दोनों क्वेश्चन सेम ही लगभग होते हैं। ओके, सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी पर। अब अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे यहां पर, रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है आपका, अगर एक ट्रायंगल में T1 लूं, T1 ट्रायंगल है आपका, और अगर मैं बोलूं क्या ये खुद से होगा, यस होता है। एक ट्रायंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है, और कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ रखी है अपने क्लास 9th में, और सिमिलैरिटी 10th में आप सभी पढ़ते हैं ना ट्रायंगल्स वाले चैप्टर्स में, वैसे आपने पढ़ रखी है। तो एक ट्रायंगल खुद से क्या होता है, अ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ एंड दैट इज ट्रू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट मीन ये रिफ्लेक्सिव, और लिख दोगे आप। ओके, अ ट्रायंगल, सिंपल सा स्टेटमेंट है, अ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रायंगल अपने से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, मतलब रिलेशन पे कोई असर, कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा है, रिलेशन आपका एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है, वैसे ही बना हुआ है, मतलब मेरे भाई ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेकंड केस क्या आता है, सिमेट्रिक का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिमेट्रिक अगर देखें तो आपका ट्रायंगल 1 है, जो ट्रायंगल्स हैं आपके। ओके, हाँ, सो ट्रायंगल 1 अगर आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 1 के है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। बस आपको वही थ्योरी लिखनी है, T1 इज सिमेट्रिक या कॉन्ग्रुएंट, जो भी आपको सवाल में दे रखा हो, वो आपको बस इतनी सी थ्योरी लिखनी होगी और सवाल आपका हो जाएगा। आइए थर्ड पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे बात की गई है किसकी, दैट इज ट्रांजिटिव, और ये ट्रांजिटिव भी है, ये आपका ट्रांजिटिव भी है, और सिमिलैरिटी भी ऐसे ही रखती है। अगर आपका T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 से, तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, यस करता है। आपका T2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T3 से, बिलोंग करेगा रिलेशन से, करेगा। तो आपका T1 भी, मैं भी बोल रहा हूं, T1 भी आपका रिलेशन से बिलोंग करेगा। एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे के है, तो पहला वाला भी तीसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा और सिमिलर भी हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है, बने रहिएगा बिल्कुल, राइट। तो आपको ये तीनों क्या है, ट्रू है, मतलब आपका प्रूव हो जाएगा। ये कैसा है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन हैं, एक तो मैं करूंगा और एक मैं आपसे करवाऊंगा, एक आपके लिए गिफ्ट रहेगा, उसमें इक्विवेलेंस क्लास भी मैंने पूछी है, सारी चीजें हैं आज के लेक्चर में। लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, लेट r इतने दे रखे हैं n क्रॉस n, और आपको जो रिलेशन दे रखा है मेन। अब इसमें आपको मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा अपना। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव आपको दे रखा है कि जो ए बी का जो रिलेशन है वो ए डी बराबर बी सी के है, और ए का बी से और सी का डी से ले रहे हैं, और नेचुरल के हैं, उनसे हमें इतना लेना देना नहीं है, हमें चेक करना है इसे इक्विवेलेंस रिलेशन, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में है। अभी तक आपने क्या सीखा कि अगर आपके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन था, अब एलिमेंट्स छोड़िए, 2 ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन आने लगा, 2 ऑर्डर्ड पेयर के बीच में, तो क्या करेंगे, ए कॉमा बी का रिलेशन करेंगे आप, और रिलेशन आपका किससे दे रखा है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में। अगर मैं आपको थोड़ा सा इस रिलेशन को समझाऊं, ए बी रिलेटेड कैसे है, सी डी से, ए का डी से है और बी का सी से है, पहला वाला लास्ट वाले से, दूसरा वाला थर्ड वाले से। सो अगर मैं रिलेशन ए बी से करूं तो मुझे कितना मिलेगा, देखिए सेम सेम, तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, एंड दैट इज ट्रू, मतलब ये क्या बन गया आपका, रिफ्लेक्सिव है, राइट। इसी तरीके से बस चेक करना होता है। सेकंड क्या है आपका, सिमेट्रिक, आइए सिमेट्रिक भी देख लेते हैं, और गेम तो इसमें ट्रांजिटिव में होता है। सिमेट्रिक, आइए सिमेट्रिक समझाता हूं मैं आपको। सिमेट्रिक में क्या है, ए का बी से है, राइट, ए का बी से, ए कॉमा बी का सॉरी सी कॉमा डी से है, एंड दैट इज ए डी बराबर
बी सी ट्रू है। मैंने कहा पोजीशन बदल के देखें क्या क्या रिलेशन सही हो रहा है, बदला। सी का अब डी से करोगे आप तो आपको सी इंटू डी मिलेगा। ओके, सी का आपका ए, अच्छा सॉरी मेरी गलती है, बी है, तो सी का बी से आएगा तो सी इंटू बी मिला, बराबर क्या डी इंटू ए करेंगे। क्या ये दोनों चीजें सेम है? यस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही क्या है, एक दूसरे से इक्वल दे रखी हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही कैसी हैं, सेम है क्या भाई। अगर आप बीसी लिखो या सीबी, बात तो एक ही है। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, और 2 इंटू 3 भी 6 होता है। तो दोनों ट्रू हैं आपके, मतलब ये कैसा बन गया, सिमेट्रिक। आइए जो लास्ट पार्ट है हमारा ट्रांजिटिव, उसकी बात कर ली जाए। ट्रांजिटिव की बात कर ली जाए। चलिए भाई ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। ए का बी से है, चलिए ए का बी से रिलेशन और सी का डी से आपको दे रखा है। सी का डी से क्या है आपका, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई। दूसरा, अगर आप सी डी और एक आपको खुद से लेना पड़ेगा वो सेकंड वाला एलिमेंट, ई एफ ले लिया हमने, अब क्या बनेगा, सी का एफ से, तो सी इंटू एफ बराबर डी का ई से, तो डी इंटू ई आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को ही सॉल्व करके आपको क्या करना होता है, थर्ड इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी होती है। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अब आपको रिलेशन किस में चाहिए, आपको रिलेशन चाहिए इनका और इनका रिलेशन चाहिए। तो मतलब ए कॉमा बी का रिलेशन ई और एफ से चाहिए आपको, ठीक, ये चीज आपको चाहिए। तो हम करेंगे क्या, थोड़ा सा वर्क करेंगे, आइए बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बनता है तो ठीक है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन में देखें तो आपको ए एफ और ई चाहिए, सी नहीं चाहिए। मैंने कहा इससे आपने सी की वैल्यू निकाल ली, डी इंटू ई बाय एफ आ रही है, और इसे पुट कर दी किसमें, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे ही आपने इक्वेशन 1 में रखा सो ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी की वैल्यू क्या है, डी इंटू ई बाय एफ है। डी से डी क्या हो गया, शहीद, और एफ को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, सो ए इंटू एफ बराबर कितना आ गया, डी इंटू ई आ गया। क्या रिलेशन यही बता रहा है। अगर आप देख सकें ध्यान से, अगर आप देख सकें ध्यान से, तो ए का एफ से करेंगे तो ए एफ आएगा, बी का ई से करेंगे तो, सॉरी डी का ई से करेंगे, सॉरी ये बी डी, अच्छा मैंने ही थोड़ा सा उल्टा काटा हुआ है इसके अंदर, मैं रफ कर देता हूं इस कंडीशन को, फिर से लिख के दिखाता हूं आपको। ये ए था, ठीक है, मतलब मैंने बी को डी से काट दिया, ओके, और कुछ नहीं, गलती है। आइए देखिएगा, सो ए, अब जो आपने वैल्यू रखी थी ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी की वैल्यू क्या है, डी इंटू ई बाय एफ है, डी का डी से कट कर दीजिए। अब आपका बन जाएगा, यहां पर भी थोड़ा सा करेक्शन में कर देता हूं, और ये बन जाएगा हमारा ए इंटू एफ बराबर बी इंटू ई। देखिए क्या बन गया, यस, ये भी आपका ट्रांजिटिव हो गया। ये हैं आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, इनको आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, और इस क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है आपको, ये आपको सेल्फ करना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। देखिए क्वेश्चन कुछ तो आपसे भी मैं लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा, तो ये वाला सवाल आप खुद करेंगे प्रूफ करने वाला, और ये मैं आपके लिए करूंगा सॉल्व, राइट। तो जो आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है इक्विवेलेंस, ये आप बिल्कुल इसी तरीके से खुद करेंगे, सेल्फ सॉल्व करोगे आप इसे, और अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करेंगे, और हम आपके लिए सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंस क्लास वाला। आइए इक्विवेलेंस क्लास निकाल के मैं आपको बताता हूं। ये सवाल पूरी बुक में आपको 1 से 2 मिल जाते हैं बस, और आते भी हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 2,5। देखिए कुछ मतलब नहीं, बहुत ही आसान सी चीज है, चूरन सी चीज है हमारे लिए, हम सभी कर ले जाएंगे इसे। कैसे, समझिएगा। 2,5 है आपके पास, और 2,5 का अच्छा रिलेशन आपको दे रखा है कि एक ऑर्डर्ड पेयर ABCD दे रखा है। तो मैंने कहा एक आपका 2,5 है, और एक ऑर्डर्ड पेयर क्या ले लेते हैं हम, C,D ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखें तो A का D से है, A प्लस डी, तो A प्लस डी करना है आपको, सो 2 प्लस डी, और इसका C से है बराबर 5 प्लस C होना चाहिए। यहां से आपको एक संबंध मिल गया, रिलेशन मिल गया कि D बराबर कितना है, C प्लस 3, D इक्वल कितना आ जाएगा आपका, C प्लस 3। अब आपको करना क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, आपको ऑर्डर्ड पेयर निकालने होते हैं। इक्विवेलेंस क्लास में होता क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर में D C आपको रखना है, D आपको मिलता चला जाएगा। आपने 1 रखा, आपको कितना मिला, 4। आपने रखा C की वैल्यू 1, आपको कितना मिला, 4। फिर आपने क्या रखा, C की वैल्यू 2 रखी, आपको कितना मिला, 2 रखने पर आपको मिला 3 to 5। आपने रखा फिर इसके अंदर 2 प्लस डी था, सब्ट्रैक्ट किया, 3 आया हुआ है, आपने रखा 3,
3 रखने पे कितना मिला आपको, 6 मिल गया, 3 + 3। आपने रखा फिर इसके अंदर 4 रखने पर 7 मिला, फिर आपने रखा 5 रखने पर 8 मिला, फिर आपने 6 रखा, 6 रखने पर 9 मिला, फिर आपने 7 रखा, आपको मिल गया 10। अब यहीं रुक जाइएगा, यहीं रुक जाइएगा, क्यों, 9 ही तक वैल्यूज हैं, 10 तो है ही नहीं हमारे सेट में, तो हमें ये वाली वैल्यूज लेनी नहीं है, इनको हमें लेना नहीं होता। बस यहीं तक आपका आंसर आ गया। दैट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। ये क्या है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास कह सकते हैं आप, इक्विवेलेंस क्लास, याद रखिएगा इसे, ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास है। समझ आया आपको, प्रूफ वाला आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा ये देखिए, ये वाले सवाल भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। f ऑफ x आपको दे रखा है एंड दैट इज x-2 और x-3 दे रखा हो। अब आपको इसे 1-1 प्रूफ करना होता है और ऑन टू प्रूफ करना होता है, दोनों ही आपको प्रूफ करने हैं, 1-1 एंड ऑन टू भी। करना क्या है समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। f ऑफ x x-2 x-3 है, पहला काम फॉर 1-1 रखिए, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 रख देंगे, तो x1 - 2 बाय x1 - 3 बराबर आप रखते हो x2 - 2 बाय x2 - 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x1 - 2 3 और x1 - 3। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, अगर आप सॉल्व करके पूरा देखें तो आपको मिलेगा x1 बराबर x2, और सॉल्व करने वाला वर्क आपका होने वाला है यहाँ पर। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे और आपको क्या मिलेगा, x1 बराबर x2 मिल जाएगा, और यही क्या प्रूफ कर देता है कि ये आपका 1-1 है। ओके, मैंने देखा पूरा आएगा आपका, आप सॉल्व करके सॉल्व करेंगे, खुद ही सॉल्व करेंगे। देखिए सोल्यूशन वाला पार्ट तो आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस मैं आपसे ही करवाऊंगा सारी, तभी आप खुद को तैयार कर पाएंगे एग्जाम में, तभी आपका हाथ भी चलेगा क्योंकि प्रैक्टिस रहेगी। अब आइए ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना है, देखिए कोडोमेन दे रखा है, ये क्या है, कोडोमेन है आपकी, ये आपकी कोडोमेन है। आइए रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे y के बराबर फंक्शन को, ये मैंने कहा था आपको, मैं स्टेप्स खुद बताऊंगा, x-3 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सो y x-3 बराबर x-2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए yx - 3y बराबर x-2। अब आपको निकालनी होती है x की वैल्यू, आपको निकालनी होगी x की वैल्यू, और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y चाहिए आपको। कैसे में चाहिए, समझ आ रहा है आपको, इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। अब देखिएगा, तो yx माइनस x कर दें और इधर हम 3y - 2 कर दें, तो यहां से x की वैल्यू आ गई ना 3y - 2 बाय y - 1। देखिए इतना मिला आपको। अब अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन पूछूं आपसे, तो डोमेन कितनी होगी, मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, सो y की वैल्यू आप सब रख सकते हो, बस 1 नहीं रखोगे। क्यों, अगर आपने 1 रखा तो आपको नीचे क्या मिलेगा, 0, और नीचे 0 का मतलब क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब आप सारे रियल नंबर रखोगे लेकिन 1 इसके अंदर नहीं रख रहे होगे, ये बात समझ कर चलिएगा। आप सारे नंबर रख सकते हैं लेकिन 1 नहीं रख सकते, इतना आपको ध्यान में रखना। अगर आपने 1 रखा तो आपको मिलेगा इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। ये आपकी क्या बनी, रेंज, ये आपकी क्या है, रेंज, और ये आपकी क्या है, कोडोमेन। क्या दोनों बराबर हैं, अगर आप देखें तो रेंज और कोडोमेन क्या है, बराबर, मतलब आपका फंक्शन क्या बन गया, ऑन टू भी बन गया, आंसर आ गया आपका, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पैरेलल वाली लाइन का बताया जा रहा है। लाइन बेस्ड सेगमेंट परपेंडिकुलर हमने सॉल्व कर लिया ना, तो हम पैरेलल को कैसे छोड़ सकते थे। अब इसे प्रूफ करना होगा, पहले तो आपको इक्विवेलेंस और उसके बाद आपको यहां पर एक सेट बताना है। देखिए पैरेलल लाइन तो बड़ी आसान चीज है, पैरेलल लाइन के सेगमेंट में ये एक आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। उसका रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, तो एक लाइन का स्लोप जो है अगर वो सेम लाइनें हैं तो बराबर होता है, और पैरेलल में स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या, सिमेट्रिक में क्या करोगे आप, ए लाइन बी के पैरेलल है तो बी लाइन भी तो ए के पैरेलल होगी, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं आपसे रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो ये रिफ्लेक्सिव है आपका, राइट, ये होगा क्योंकि एक लाइन पैरेलल खुद के हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कोइंसिडेंट कर जाएगी, कोई इशू नहीं है। दूसरा जो सिमेट्रिक वाला पार्ट आता है आपका सिमेट्रिक वाला पार्ट आ रहा होगा, तो सिमेट्रिक में क्या हो जाता है, ये भी है, कैसे बता रहा हूं मैं। अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी तो पैरेलल L1 के होगी। अगर दो लाइनें में बना दूं और ये L1 है ये L2 है, आप यहां से इसको पैरेलल बोलोगे, यहां से इसके पैरेलल है,
तीसरा क्या आ जाता है, ट्रांजिटिव। ये काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग में, बस इनमें थ्योरी लिखनी होती है। मैंने कहा L1 पैरेलल है L2 के, ठीक, L2 पैरेलल है आपकी L3 के, तो L1 भी तो पैरेलल होगी किसके, L3 के। ये ध्यान रखिएगा, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, पर ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कुछ इस तरीके से। ये दो लाइनें थी, ये L1 लाइन, ये आपकी क्या है L2 लाइन, पैरेलल है, स्लोप कैसे हैं, बराबर, और ये आई आपकी एक L3 लाइन। तो देखिए अगर L1 L2 के पैरेलल है, राइट, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं है तो पैरेलल, हो गया आपका प्रूफ। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है कि आपको एक सेट बताना है, सेट ऑफ ऑल। तो ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो मैं यहां कर रहा हूं साइड में। देखिए लाइन आपको जो गिवन है, जो आपको दे रखी है, वो है 2x + 4। तो आपको अगर सेट चाहिए, सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, तो जो सेट होगा ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस वो आपका क्या हो जाएगा, y = 2x + c कर दीजिए, ओके, और c को बिलोंग कर दीजिएगा रियल नंबर से। इस c को आप क्या कर देंगे, बिलोंग कर देंगे रियल नंबर से, ध्यान दीजिएगा। क्यों, पैरेलल लाइंस की अगर मैं बात करूं तो उस केस में उसका स्लोप सेम होता है, लेकिन वो अलग अलग इंटरसेप्ट करती हैं y एक्सिस को। तो y = mx + c तो आपको पता ही है, बस उनके इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे, आपके डिफरेंट हो जाएंगे, दैट्स इट। चलिए, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, आपको पता भी होगा, सॉल्व भी किया आपने सॉल्व किया होगा, असर्शन दे रखे होंगे, रीजन दे रखे होंगे, ओके। आपको बस इसमें से ऑप्शन देखने होते हैं, असर्शन रीजन करेक्ट है, सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं रीजन असर्शन का। अगर दोनों ट्रू हैं लेकिन सही नहीं होता, कभी कभी असर्शन सही है रीजन नहीं सही है, और कभी असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो वही आपको देखना है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, असर्शन कहता है सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 5 एलिमेंट्स। सेट B के पास 5 है, A के पास 3 है, देन द नंबर ऑफ इंजेक्शन फ्रॉम A टू B 60 होगा। देखिए आपको फॉर्मूला पता है, अब आप क्या करेंगे, 5p3 सॉल्व करेंगे। 5p3 क्योंकि इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं और इसके पास ज्यादा भी हैं, ये भी देखिएगा, 5 ग्रेटर है 3 से, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है 5 - 3 करना है, देख रहे हैं ना सभी। सो हमको 5p3 निकालना है। सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज, देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस हमें बताना है। हाँ, NPR कह सकते हैं, NPM कह सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n - m। जब आपने ऐसा किया तो आपको मिली क्या वैल्यू, अब देखिए 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 60 होती है। कैसे, 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 120 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, कट के कितना आ जाएगा रिजल्ट, 60 आ जाएगा। मतलब असर्शन ट्रू है आपका, ये क्या है, ट्रू है, सही है। रीजन की बात कर लें तो रीजन कहता है एन एलिमेंट सेट बी हैज एन एलिमेंट्स एन ग्रेटर m है, देन द नंबर ऑफ, बिल्कुल सही कह रहा है रीजन। और रीजन ने बहुत अच्छे तरीके से असर्शन को क्या कर दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो आपका यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर मैं पीछे जाके आपसे पूछूं, बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं, ये सवाल जब आपका एक पूरा लेंथ में होगा आपका, राइट, तो आप क्या बोलेंगे इस केस में, ऑप्शन A आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए पे आप ऐसे करके क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, ये रिलेशन जो आपको रीजन दे रखा है वो असर्शन को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है, उसी का कारण ही दे रखा है आपको, है ना। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, इफ रेंज ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू इट्स कोडोमेन, तो हमें तो आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए, फंक्शन ऑन टू होगा, देन फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये आपका ट्रू है, कोई इशू नहीं है। अब रीजन को पढ़ते हैं। फॉर एन ऑन टू फंक्शन each element of codomain has at least one pre-image in domain। इसमें भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। पूछिए कैसे, ये जो रीजन है ये आपके असर्शन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। मतलब क्या है, कब बराबर होगी रेंज कोडोमेन के, जब आपके कोडोमेन का हर एक एलिमेंट कम से कम एक डोमेन के एलिमेंट से क्या हो, एसोसिएट हो रखा हो। वही तो बता रहा है ये, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, एक आपकी प्री इमेज होनी चाहिए। और प्री इमेज का मतलब होता है डोमेन। प्री इमेज का मतलब क्या होता है, डोमेन होता है आपका, याद रखिएगा। और ये जो आपका कोडोमेन, अच्छा रेंज को इमेज बोलते हैं, ध्यान रखना, रेंज को इमेज। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहां पर भी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज राइट, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बस इस तरीके से आपको देखना होता है, दोनों ट्रू हैं और दोनों ट्रू होने के बाद क्या है, आपका जो आंसर है और जो रीजन है, सॉरी, वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी आपका बन जाएगा रेंज बराबर कोडोमेन।
अब आइए बिल्कुल अंत में हम आ चुके हैं। पूरे चैप्टर को बड़ी मेहनत के साथ हमने पढ़ाया और आपने पढ़ा भी, राइट। जितनी एनर्जी के साथ हम लगे रहे उतनी ही आप भी लगे रहे। बस थोड़ा सा मैं आपका टाइम और लूंगा, चीजों को और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। एक छोटी सी केस स्टडी तो डिस्कस करनी ही चाहिए आज की क्लास में। आइए देखते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। क्या आपको पहचाना क्वेश्चन लग रहा है आपकी टेक्स्ट बुक से? क्वेश्चन कहता है शर्लिन एंड धंजू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड का समय था, सभी लूडो चेस ये सब खेल लेते, इन्होंने भी खेलना शुरू किया और हमारे दिमाग ने क्या किया, एक सवाल तैयार कर दिया आपके लिए। आइए देखिएगा, लेट पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द थ्रो एवरी टाइम एंड ये दे रखा है। आप सभी जानते हैं कि लूडो के पास पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 6 ही तो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और खेल कितने लोग रहे हैं? 2 लोग। कौन कौन लोग हैं वो? संजू और शर्लिन और धंजू, शर्लिन एंड धंजू। तो आपके एस और डी से हमने उनके नेम ले लिए। 2 पर्संस खेल रहे हैं और कितने आउटकम्स आएंगे जब वो डाइस को रोल करेंगे? कितने आएंगे? 6। एक डाइस के पास 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे होंगे। दैट्स इट। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कहता है लेट आर बी टू बी डिफाइंड बाय फंक्शन एक्स डिविजिबल बाय। अगर मैं बी सेट आपको बता दूं तो आपका ये था 1 2 3 4 5 6, ये था। आपसे बोला जा रहा है y इज डिविजिबल बाय x, y को क्या करना है? x से डिवाइड करना है। ये है आपका मेन, ओके। y को x से क्या करना है? डिवाइड। अब आप इससे क्या कर सकते हैं? ऑर्डर पेयर बना ले या फिर नॉर्मली भी कर सकते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसको आप कुछ मत करिए, नॉर्मल तरीके से करिए। अगर आपसे रिफ्लेक्सिव पूछा गया है इस केस में, रिफ्लेक्सिव, तो देखिएगा रिफ्लेक्सिव के केस में आपको लेना है x का रिलेशन x से। x is divisible by itself। कोई नंबर क्या खुद से डिविजिबल होता है? यस, दैट इज ट्रू। तो आपका फंक्शन क्या हो गया? सॉरी, हाँ, रिलेशन आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। आइए सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक तो नहीं होगा, राइट। अगर आप चाहें तो एक एग्जांपल भी छोटा सा इसके साथ लगा सकते हैं। जैसे x रिलेशन y से है, x इज डिविजिबल बाय y, डिविजिबल बाय y। और अगर मैं y का रिलेशन x से कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, ट्रू नहीं है। कैसे? अब एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, नॉट ट्रू लिख देता हूं मैं इसके आगे, और एक एग्जांपल भी आपको देता हूं। रटना तो नहीं है, फील करके जाना है क्लास से। अगर मैंने आपसे कहा कि आपका एक दे रखा है 4,2 ऑर्डर पेयर, तो ये तो ट्रू है क्योंकि 4 तो डिवाइड हो रहा है ना 2 से। सॉरी, माय मिस्टेक, y इज डिविजिबल बाय x बोला गया है, तो इस केस में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा x और y की पोजीशन पे, क्योंकि सेकंड वाले एलिमेंट को बोला गया है y इज डिविजिबल बाय x, मतलब मुझे लेना पड़ेगा 2,4। देखिए क्या 4 2 से डिवाइड हो रहा है? यस। अगर आप 4 को 2 से कट करेंगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा? 2, वैलिड है। लेकिन क्या 2 4 से डिवाइड होता है? नहीं, 1/2 आ रहा है। और ये डिविजिबिलिटी में कभी हम फ्रैक्शन नहीं लेते, डिविजिबिलिटी में फ्रैक्शन आता ही नहीं है, तो आपका ट्रू नहीं है। दैट मीन ये सिमेट्रिक नहीं होने वाला। ट्रांजिटिव तो होगा, कोई इशू नहीं उसके अंदर, ट्रांजिटिव तो रहने वाला है। देखिएगा कैसे, आपके पास a, b है, ओके, b डिविजिबल बाय a, ट्रू है। और मैंने एक रैंडमली c ले लिया है और c क्या कर रहा है? डिविजिबल बाय है आपका b से। तो क्या a और c का भी आएगा? यस, a भी क्या होगा आपका, यहां पर c भी क्या होगा? डिविजिबल बाय a हो जाएगा। एक एग्जांपल देखें क्या, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने आपसे वही वाला उठाया ना अभी मैंने, 2 और 4, 2 और 4 सही है। फिर मैंने लिया 4 और 16, ये भी ट्रू है। क्या 2 और 16 भी ट्रू होगा? ऑल्सो ट्रू। ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ना आप सभी भाई, अगर 4 डिवाइड है 2 से और 16 डिवाइड है 4 से, तो क्या 16 2 से डिवाइड नहीं होगा? होगा तो 8 आएगा ना, खत्म। बस ऐसे ही क्वेश्चंस को करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपको दे रखा है पूरा स्टेटमेंट और आपको चेक करना है वेदर इट इज इक्विवेलेंस और नॉट। देखिए पूरा चेक करना नहीं होता, अगर ये रिफ्लेक्सिव है, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो फिर हम आगे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वहीं खत्म भाई सारी की सारी बात, क्योंकि इक्विवेलेंस बोला गया है। अगर मैं रिलेशन में देखूं तो रिलेशन में क्या आपको कहीं पर भी 1 1 नजर आ रहा है? 2 2 तो है, लेकिन क्या 1 1 है? और आपके उसमें 6 एलिमेंट्स थे, तो आप कहोगे सर 1 1 तो यहां नहीं है, 1 1 नॉट प्रेजेंट, मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव
नहीं रहा। इसका मतलब ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रहा ही नहीं। और एक मजे की बात बताऊं, चेक करना आप इसको और मुझे बताना क्या सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। अगर आप देख सके तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। जैसे 3,1 1,3 तो मिलेगा आपको, 3,4 4,3 मिल रहा है, लेकिन 1,2 के साथ 2,1 नहीं है आपका, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो मैं हिंट लिख देता हूं आपके लिए, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, आप चेक करोगे इसे, सिमेट्रिक नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, दिख रहा है सामने ही हमारे, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है, आपको इसे सॉल्व करना है, राइट। और मैंने आपको हिंट भी दी, 1,2 है क्या 2,1 है, नहीं 2,1 नहीं है आपका, इस वजह से नहीं रहा आपका। ओके, तो इसको आप चेक करिएगा, ये इक्विवेलेंस तो नहीं है, नो नो, दैट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक लास्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी सवाल। राजी वांट्स टू नो द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। देखिए नंबर ऑफ फंक्शंस का जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला होता है आपका, जैसे अगर मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको, जैसे आपका सेट ए से बी जा रहा है, ओके, और ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, ए के पास आपके, मैंने कहा ए के पास आपके n एलिमेंट्स हैं और बी के पास आपके m एलिमेंट्स हैं, ओके। तो जो आपका नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला वो बराबर होता है m की पावर n के। ये ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ फंक्शंस के फॉर्मूले को। तो m की पावर n कितने थे, राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी, हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस आर पॉसिबल। तो कितने फंक्शंस पॉसिबल होंगे आप मुझे बताइए। पहले सेट के पास 2 एलिमेंट थे, दूसरे के पास 6 एलिमेंट थे। अगर आप देख सकें तो ए से भी फंक्शन जा रहा है और ए सेट के पास, अगर आप स्टार्टिंग में चले मेरे साथ के स्टडी की स्टार्टिंग में आप चले आओ मेरे साथ, तो ए में 2 एलिमेंट थे और बी में 6 एलिमेंट थे। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, 6 की पावर 2। बाद वाले सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी पावर पहले वाला सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजी वांट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस आर पॉसिबल। अब आपको रिलेशंस जानने हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला 2 की पावर mn होगा और आप 2 की पावर 2 into 6 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 12। दैट इज द राइट वन। खत्म क्वेश्चन आपका। तो फॉर्मूले अगर तैयार हैं तो केस स्टडी या कहीं पर भी एमसीक्यू में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मजा आया आज की क्लास में क्या आपको, कमेंट करिएगा अगर आपको मजा आया। सारे सवाल आपको मिल गए हैं, सारी चीजें आपको मिल गई हैं। मेरी बात फिर से ध्यान रखिएगा, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलता, हमें बाद में भी चीजों को करना है, सेल्फ स्टडी करना है। बोर्ड्स के लिए ज्यादा दिन नहीं है, मोटिवेटेड रहना है। इस बार के एग्जाम को, 2024 के एग्जाम को बहुत अच्छे से आपको क्रैक करना है, बहुत अच्छे से क्लियर करना है। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी अपने एंड पे बहुत मेहनत कर रहे होंगे और आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे हम वैसा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको हेल्प मिले अपने अपकमिंग एग्जाम्स में। और वो अपकमिंग कौन कौन से हैं, एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव भी। आप देख रहे होंगे मैं आपको सारी चीजें इधर उधर से लेकर के बताता जा रहा हूं। एक इन्वायरमेंट हम पूरा का पूरा बनाएंगे जिसमें हम भले एकेडमिक क्वेश्चन को करें लेकिन कॉम्पिटिटिव सेगमेंट को भी समझते चलेंगे। तो मिलते हैं फिर से हम ऐसे ही कंटेंट के साथ, ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ, राइट, नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।